तो क्या होता है, जब जो गाड़ी होती है, कोई भी रेलगाड़ी होती है, कोई भी स्कूटर होता है, जब वो स्टार्ट होता है या चलता है, तो उसके आगे में आप लोगों को दिखेगा, क्या दिखेगा, छोटा छोटा जो हेडलाइट लगा रहता है, जिससे लाइट आता है। और ये लाइट आपको रात में आसानी से देखने को मिलेगा, दिन में भी मिलेगा। जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, बहुत सारा स्कूटर हो गया, गाड़ी हो गया, उन सबके हेडलाइट से जब लाइट जलती है, प्रकाश जलता है, तो किरण पुंज निकलता है। वो सभी जो लाइट आप देखते हो, एक प्रकाश का गुच्छा देखते हो, वो किरण पुंज के रूप में देता है, मतलब कि एक रेस के थ्रू आता है। इस प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश की किरण पुंज को देखा जा सकता है। टॉर्च से भी किरण पुंज जो है निकलती है, उसको भी देखा जा सकता है। जब आप टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है, उसके माध्यम से भी किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन यानी एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। जी, जो लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे कभी, उस तरीके से उन्होंने भी वहां पे सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। वो जो सर्च करता है सामान वगैरह, वहां पे भी आप लोग ये देख सकते हैं। जहाँ पे आप अगर एयरपोर्ट पे कभी गए हो, सामान की जो चेकिंग होती है, वहां पे भी एक रेज यूज होता है। वहां पे भी लाइट का किरण पुंज आप देखोगे, दिखेगा आपको। एक छोटा सा कॉर्नर टाइप का बना होता है। किरण पुंज का मतलब यही हुआ कि सामने मतलब उसका पर्पस क्या था? मतलब किरण वो पुंज का बेटा समूह के मतलब थ्रू। हो गया, वो जो लाइट का जो रेज होता है ना, वो हम तक आता है। कोई भी प्रकाश है, उसका जो रोशनी है हमारे तक आता है, वो किरण पुंज है। जैसे जैसे आप पेड़ के पास खड़े हो जाइए, तो अगर अगर वहां पे धूप है, पेड़ के पास खड़े हो जाओ, तो उसकी पत्तियों से छनकर जो प्रकाश आता है, उसको किरण पुंज बोलते हैं। गाँव में हम ये अक्सर देखते हैं गर्मियों में, कि जब ज़्यादा ज़्यादा अगर धूप होती है, तो पेड़ के नीचे हम खड़े होते हैं, फिर भी पेड़ की पत्तियों से होते हुए छन करके धूप हमारे तक पहुँचती है, तो वो किरण पुंज कहलाता है। समझ गए? समझ में आया? यस मैम। ये है लाइट हाउस। लाइट हाउस, यहाँ पे ये लाइट हाउस को दिखाया गया है, और ये रेल इंजन का अग्रदीप। यहाँ पे रेल इंजन पे कभी भी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए होगे और कोई गाड़ी आई होगी, तो अगर गाड़ी का जो इंजन वाला पार्ट हम लोगों के सामने होगा, रेल इंजन का पार्ट, तो यहाँ पे हेडलाइट चलता रहता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा है। प्रकाश जो है कब किस रेखा में गमन करती है, हमें ये हमेशा याद रखना है। एक लाइन का आंसर है, बट ये बहुत कंफ्यूज करता है कि प्रकाश हमेशा क्या बोले, सरल रेखा में गमन मतलब करती कि है। बोलिए बोलिए, सपना आप कुछ बोल रहे हो बेटा? जी हम जी सपना क्या है कि आप बोलना था कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश, एक जैसे सरल रेखा अगर आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे, लाइन खींचोगे ए से बी तक, तो वहां पे ही ये जो रेखा है वो गमन करेगी। बुझो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को याद करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ की और पहले एक सीधे पाइप से, फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाया मुड़े हुए पाइप से? क्योंकि ये जो प्रकाश था, वो तो सीधी रेखा में गमन करती है, और आप सीधे पाइप से उसको देख सकते हो, लेकिन मुड़े हुए पाइप से नहीं देख सकते, क्योंकि पाइप ही आपकी मुड़ी थी, तो आप प्रकाश का सीधा माध्यम, सीधा रास्ता कैसे देख पाएंगे? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, तो क्या होता है? अगर किसी, मान लो किसी आईने पे पड़ेगा, तो क्या होगा? किसी चमकदार चीज पे पड़ेगा, तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्स हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा बहनाज। आप आईने के थ्रू चाहोगे, जैसे आपके घर में जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, अगर अपना मिरर, छोटा वाला मिरर जो हम लोग देखेंगे, उस मिरर को लेके उस पे लाइट को लाओगे, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके दूसरी ओर दीवार पे पड़ने लगेगा। इसी तरह का कुछ काम जो है आगे समझाया गया है, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखा था मुड़ी हुई पाइप से। अब बताओ, ये कैंडल बेटा, जो मोमबत्ती जल रही है, सीधी पाइप से तो आप देख पाए, बट क्या इस मुड़ी हुई पाइप से आप देख पाए? क्योंकि इसका रास्ता आपने बदल दिया, तो वो मोमबत्ती नहीं दिखेगी। इस चीज को यहाँ बताया गया है। अब जो मेन पॉइंट हमने ट्विस्ट टर्न जो अभी पढ़ा, कि अगर वो किसी चमकदार सतह पे पड़ेगी, तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पढ़ना है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है। क्या? प्रकाश का परिवर्तन। यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। मान लो कोई चमकदार सतह वाला
कोई भी चीज़ है, चाहे आईना हो, कोई ऐसा सामान हो, उस पे अगर लाइट का प्रकाश डालते हैं, तो ये परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट या इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को भी परिवर्तित कर सकती है। इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति काम करता है। जल का सतह भी देखोगे कि एक दर्पण जैसा काम करेगा, इसलिए हम कभी-कभी पानी में अपना मुंह देख पाते हैं। पानी में मुंह देखे हो स्विमिंग पूल वगैरह में? यस मैम। यस मैम। तो वही बोला क्या है, जल का जो सतह है वो भी एक दर्पण के जैसा काम करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। तो ये जो जल का सतह है बेटा, वो भी प्रकाश के पथ को बदल देता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है, जो कुछ चीजें हैं वो आपको अजीब दिखती होंगी जल जल में। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? हम सब देखते हैं, कोई झील है, कोई नदी है, कोई तालाब है, उसके आसपास कोई पेड़ मौजूद है, तो उसका जो इमेज होता है ना, वहां दिखता है या जैसे दिखाया गया है। दिख रहा है ना? जी मैम। यस मैम। तो जल में वस्तुओं का परावर्तन, परावर्तन मतलब उनका एक इमेज बोल सकते हो आप। ये कहानी हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, जो खरगोश और शेर वाली जो ले जाता है कुएं में, उसका रिफ्लेक्शन उसको दिखता है, उसका जो खुद का इमेज दिखता है। पढ़े हो ना? मैंने बहुत बार इस कहानी को खुद से रिपीट किया है, देखे हो ना? बताएं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, क्योंकि ये चमकदार दिख रहा है बेटा, यही वजह है कि ये दर्पण की तरह काम कर रहा है। और आपको पेड़ की परछाई भी दिख गई और पेड़ का इमेज भी दिखा, और यहाँ पे वाटर जब आपका दर्पण की तरह काम कर रहा था, तो आपका लायन का भी जो मुख है वो दिख रहा है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। आप कक्षा 6 में पढ़ चुकी हो कि दर्पण अपने ऊपर आने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। 6 क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक बच्चा टॉर्च मारता है, उसका दूसरा पार्टनर वहां पे दर्पण लेके खड़ा होता है, तो जब दर्पण पे जो टॉर्च मारता है तो उसका जो प्रकाश है दीवार पे घूम जाता है। देखा, याद आया? यस मैम, याद। तो ये इस तरीके का जो घटना हम लोगों ने 6 में पढ़ा है। तो इससे क्या होता है कि दर्पण क्या किया, टॉर्च उसका दोस्त मार रहा था सामने से, लेकिन दर्पण अगर उसके सामने दर्पण के सामने उसने टॉर्च मारा, तो दर्पण से लाइट मूव करके उल्टे डायरेक्शन में चला गया। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा में चेंज होना। अगर कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप एक लाइन में क्या बताओगे आप लोग? प्रकाश की दिशा में चेंज होना प्रकाश परावर्तन होगा। हाँ, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि वो लाइट अगर सीधी रेखा में आ रही है और आपने मिरर रख दिया, तो मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट दर्पण के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। ठीक है? क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? ये वो वाले एक्सपेरिमेंट को याद करने के लिए बोल रहा है, जो 6 में आप लोगों ने पढ़ा था। पहेली को पंचतंत्र की एक शेर और खरगोश की कहानी के द्वारा कहानी की याद दिला करके हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल दीजिए, अदरवाइज फिर से हम लोग उस पॉइंट को पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग। तब तक इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। इनका क्वेश्चन भी आपके जैसा ही है महनाज। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ती है और वो परावर्तित होकर के हमारी आंख तक जाती है, तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लो कि मैं टेबल देख रही हूँ, तो सबसे पहले लाइट जो है टेबल पे पड़ रहा है और वहां से वो जो लाइट परावर्तित होकर मेरी आंखों तक आ रहा है, तभी मैं टेबल देख पा रही हूँ। मैं किताबें देख रही हूँ, तो सबसे पहले जो प्रकाश है किताबों पे पड़ रहा है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो करके मेरी आंखों तक आ रही है, तभी मैं किताबें देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। समझ गए बात को? यस मैम। तो कभी भी हम कोई चीज बेटा तभी देख पाते हैं जब उसमें प्रकाश पहुंचती है या पड़ती है, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है, तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया? ओके मैम। एक मिनट बेटा, मैं Yes, ma'am. दिखाती हूँ आपको कलई कैसा होता है। यहाँ पे तो अभी आपने देखा कि वो एक धातु का बर्तन है बेटा, उस पे उन्होंने कलई किया, और इसी तरीके से शीशे पे भी कलई की जाती है उसके पीछे पार्ट में। ठीक है? तो ये आपको अगर शीशे वाला इमेज मिल रहा है तो आप देख लीजिए, अगर अदरवाइज मुझे मिलेगा तो मैं भेज दूंगी आपको।
बस मुझे समझाना था कैसे कलई होती है। तो किसी भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पे पड़ के परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उसे देख पाते हैं। जो अभी पहली ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होती है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। चेतावनी दी गई है, जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को अपने अध्यापक या किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा होगा। ये आप लोग के लिए है, करते तो हो नहीं वैसे। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। कोई भी एक समतल दर्पण है, उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखना है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न करना है हम सबको। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जाहिर सी बात है, अभी खरगोश और शेर वाली कहानी आप लोगों ने देखी, तो वहां तो पानी था, तो पानी भी एक दर्पण की तरह काम कर रहा था, इसलिए उसका भी एक सेल्फ इमेज दिखा कि लगा कि उसको दूसरा भी कोई लायन उसमें बैठा हुआ है। तो अगर आप मोमबत्ती को लेके दर्पण में खड़े हो जाएंगे तो आपको दूसरा कोई लगेगा ना, दूसरी भी सपना मोमबत्ती लेके खड़ी है, दूसरी भी महनाज मोमबत्ती लेके खड़ी है, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस जब मैम। टाइम लगेगा। ठीक है। तो दर्पण द्वारा बनाया गया जो ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, ये जो आपने इमेज देखी, जो सेल्फ इमेज देखी, वो प्रतिबिंब है। तो दर्पण के द्वारा जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाया गया है, यह मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। मोमबत्ती किसका उदाहरण है? तो मोमबत्ती किसी वस्तु का उदाहरण है। जाहिर सी बात है कि ये वस्तु है तो वस्तु का ही उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बोला गया है कि लाइट की भाषा में हम किसी भी वस्तु को बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब को वस्तु बोलते हैं मैम, हाँ वस्तु को ही बिंब कहा जाता हाँ है। हाँ, लाइट की भाषा में वही है, वाइस वर्सा। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए और अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के भी रख के आपको देखना है दर्पण में क्या क्या चेंजिंग होता है। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या उसमें भी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? दर्पण में एकदम होगी। होगी। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या मोमबत्ती लेके अगर आप खड़े हो दर्पण में और बैठ गए, वो पोजीशन सेम रहेगी? नो मैम, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? जो प्रतिबिंब का जो लौ होता है, वो जो मोमबत्ती का जो लौ होता है, वो बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है, जैसा मोमबत्ती में रहेगा वैसा ही वहां पे भी दिखेगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, यानी स्ट्रेट प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसा है वैसा नजर आ रहा है, यही कारण है कि इसको सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? नो आजकल मैंने हाईलाइट करना छोड़ दिया है। समतल दर्पण, नो यहाँ मैम। आप लोगों को याद रखना है सीधा प्रतिबिंब किसे कहेंगे, ये आप लोग को याद रखना है। समतल दर्पण, ये समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। ये एक समतल दर्पण है जो आपके घरों में भी आपको दिखेगा, जिससे आप फेस भी देख पाते हो। जैसे कि पीछे में कलई किया हुआ है तो आप देख पा रहे हो। इसमें अगर आप मोमबत्ती को देखोगे तो आप देख पाओगे। इसमें अगर अपने हाथ को देखोगे, अपनी चूड़ियों को देखोगे, किसी डब्बे को देखोगे तो दिख जाएगा। तो अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि समतल दर्पण में हम कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज हमने कलई कर रखा है, इसके वजह से ये हमारे काम आ रहा है देखने के। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, दर्पण में सीधा होता है और बिंब के समान साइज का होता है। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के समान साइज का बनता है। वस्तु आपकी जितनी बड़ी है, या बिंब, वस्तु ना देके वहां बिंब भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वस्तु जितनी बड़ी है उसी के सेम साइज का बनता है। वस्तु के समान साइज का बनेगा, क्या इससे छोटा बनेगा? नहीं ना, इसके छोटा दिख रहा है नहीं ये। मैम। हाँ, नहीं मैम। तो एक चीज तो समान। क्लियर है कि समतल दर्पण के द्वारा सीधा और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। बुझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। बुझो को ये चीज थोड़ा आश्चर्यजनक लगी और उसने इस चीज को नोट डाउन किया। आप दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको पर्दे पे, वो जो पर्दा रखे हो दर्पण के पीछे, उस पे आपको देखनी है मोमबत्ती का प्रतिबिंब, मोमबत्ती का एक इमेज देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? तो सामने रखा रहेगा तो मिलेगा?
मिलेगा। देखते हैं हाँ, कैसे। मिलेगा मैम। आगे नहीं बताना चाहती क्योंकि समझ में नहीं आया उतना। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सॉरी, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आगे रखेंगे तो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे ये रखा है ना, ये जो दर्पण रखा है, इसी दर्पण पे इसकी इमेज सेल्फ दिख रही है, सामने एकदम दिख रही है, क्योंकि ये इसी का प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो वस्तु रखे हो कटर, वो जो शार्पनर रखे हो उसका इमेज दिख रहा है, लेकिन ये पूछ रहे हैं पर्दे लगा करके। तो पर्दा लगाने से इसका जो सामने, अगर सामने पर्दा लगा दिया जाए तो नहीं दिखेगा, और पीछे तो एकदम नहीं दिखेगा। सामने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों नहीं दिखेगा, आइए देखते हैं, समझ में आएगा। तो चाहे आप दर्पण के पीछे रखिए पर्दा और दर्पण के आगे, समतल दर्पण की बात हो रही है, तो आप किसी भी स्थिति में उसका प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि उसका पूरा इमेज, परछाई नहीं, हम लोग परछाई सोच लिए होंगे, परछाई नहीं, इमेज, पूरा पूरा का पूरा इमेज दिखना है। जैसे सपना मान लो दर्पण के सामने जैसे खड़ी है मेकअप करके, दर्पण में जैसी दिख रही है, क्या दर्पण के पीछे पर्दे पे उसका पूरा वही ड्रेस, पूरा वही मेकअप आएगा? नहीं आएगा। फिर दर्पण के नहीं। एकदम सामने भी सपना का, दर्पण के सामने, सामने कहने का मतलब कि दर्पण के सामने हो सकता है कि वहां पे सपना उसके बाद खड़ी हो या उसके पीछे, उस पे सपना का इमेज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ मैम, दिखेगा। ये ऊर्ध्वाधर में मतलब सीधे खड़े होने पर ये दर्पण में नहीं दिखेगा। जब मतलब स्ट्रेट रहेंगे, जी, समतल टाइप का, समतल में तब दिखेगा मैम, समतल दर्पण में। अच्छा ठीक है। तभी ना मैम ऐसा इमेज दिख रहा है। अच्छा, आगे समझते हैं, ठीक है आपकी बात, आगे समझते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में, जैसे कि इन्होंने बोला कि दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा करके होता है, तो दर्पण के पीछे रखने पे तो दिखेगा ही नहीं, इतना तो तय है। पीछे रखोगे तो कैसे दिखेगा, और सामने भी रखोगे तो बेटा कैसे दिखेगा, उसकी पूरी इमेज तो दिखेगी ही नहीं। तो किसी भी स्थिति में समतल दर्पण के चाहे पीछे रखिए और चाहे सामने, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बना है, वो मान लो कि अगर ये जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, ये एक्टिविटीज को हमको दूसरे एक्टिविटीज के थ्रू देखना पड़ेगा। 15.3, शतरंज का एक चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो चार्ट पेपर पे समान साइज के आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का यूज करके 64 वर्ग बनाने हैं, क्योंकि शतरंज में कितना बोर्ड, कितना कितना ये जो वर्ग होता है, 64 वर्ग होता है। वैसे आपको बनाने हैं। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर, यानी कि उसके बीच में इस रेखा पर पेपर के मध्य में, जो पेपर जो 64 जो स्क्वायर बना है, उसके बीच में बोल रहा है सपना, ध्यान से सुनना। उसके यानी कि बीच में का मतलब 32 उधर हो जाएंगे दर्पण के उधर, और 32 राइट, 32 लेफ्ट में, यानी बीच में आईना रखना है आपको। दर्पण कहाँ रखनी है? बीच में रखनी है। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े होके लेटे हुए स्वरूप में रखना है। ये जो आपका दर्पण है बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये 32 ही है, स्क्वायर है। 32 स्क्वायर किधर है? पीछे है, ठीक है। और ये जो दर्पण है, आप इसको खड़े करके इस तरीके से रख दिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर इत्यादि रख दीजिए। ये सामने रख दो, ठीक है। ये जो कटर रखा गया है, यहाँ पे शार्पनर ये रखा गया है। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। स्थिति का मतलब कि अगर यहाँ रखे हो तो उसमें कहाँ पे बना है। स्थिति का मतलब पोजीशन, कि वो जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई है। तो बिंब बन रहा है, तो बिंब कहाँ बन रहा है देखेंगे। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। यहाँ तो तीसरे वाले में रखा है, फिर चौथे वाले में रखना है। ये रखा है ना 1 2 3, तीसरे वर्ग की सीमा पे, अब चौथे पे इन्होंने बोला रखने के लिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को हमें नोट करना है। फिर से चौथे वाले पे रखने के बाद भी देखना कि ये जो वस्तु का जो इमेज बन रहा है, वस्तु कहाँ पे रखी है और इसकी जो इमेज है वो कैसे बन रही है, देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है। यानी जो सेल्फ इमेज बनेगा कटर का, उसकी पोजीशन को नोट करना है। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये जो दर्पण रखे हो और प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पे बना है। यही है ना, कटर का प्रतिबिंब तो यही बन रहा है ना। जी मैम। हाँ, दर्पण से ये जो दर्पण रखी है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, उसको हमको नोट करना है। दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं, और जो बिंब का जो ये जो वस्तु है कटर रखा है, उससे उसकी दूरी में क्या अंतर है। एक तो पोजीशन याद रखना है कि दर्पण से या जो आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है कटर का, उससे क्या उसकी दूरी का रिलेशन है। साथ साथ ये जो वस्तु दिख रही है कटर,
उससे इस प्रतिबिंब की दूरी का क्या कनेक्शन है। तो 2-3 चीजें समझनी है। ये तो आईने से यानी मिरर से इसका रिलेशन समझना है, साथ साथ इस प्रतिबिंब का इस कटर से जो रियल इमेज है, रियल वस्तु है, उससे इसका संबंध देखना है। क्या संबंध पाते हैं आप? 1 मिनट बच्चा लोग, आगे चल। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? आई थिंक नहीं होगा। नो मैम। तो यहाँ आपको वस्तु का रिलेशन इसलिए जानना है इस दर्पण की सापेक्ष में, यानी दर्पण के हिसाब से आपको स्थिति इसलिए जाननी है क्योंकि ये चीजें जरूरी है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पर्पज से। और इस तरीके का जब इमेज फॉर्मेशन से संबंधित, खास के लाइट चैप्टर में इमेज का फॉर्मेशन संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज होते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करना है। ये प्रतिबिंब क्या बना, ये जो शार्पनर है उसकी स्थिति, ये जो बन रही है इमेज, उसी को प्रतिबिंब बोलेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। कहने का मतलब जितने जितने दूरी पे आपने इसको यहां से दर्पण से रखा है उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। कहने का मतलब आप 1 2 तीसरे वाले स्क्वायर वाले पे रखोगे तो उस पे आईने में भी बेटा तीसरे वाले पे ही बनेगा ना इमेज। एग्री करते हो कि नहीं? यस मैम। वाले चौथे वाले स्क्वायर पे ले जाओगे तो फिर 1 2 3 अंदर भी छोड़ के चौथे पे ही बनेगा। तो समतल दर्पण में कुछ ज्यादा हमें समझना नहीं है, ये समझना है जितना दूरी वस्तु को दर्पण से आपने रखा है, वस्तु को जितनी दूरी पे आपने रखा है उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। चाहे इधर से भी काउंट कर लो, जितने भी आपने स्क्वायर छोड़ रखे हैं उतनी ही दूरी पे इस वस्तु का इमेज यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है, जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। दर्पण से बिंब का जितना दूरी होता है, दर्पण से बिंब का दूरी जितना होता है उतनी ही दूरी पे रखी गई होती है जितना हम वस्तु को उससे दूरी पे रखते हैं। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख के आप कर सकते हैं। यही बात समझा रहे हैं कि पांचवें खांचे में भी रख के देखोगे तो इमेज में भी यानी कि प्रतिबिंब में भी उतनी खांचे पे ही बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। दर्पण के सामने बिंब का जितना दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये चीज आपको बस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये अंडरलाइन तो इसे तो दे ही रखा है, कुछ खास है नहीं। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल वाले क्लास में हम लोग इसको रिकॉल करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप लोग पढ़ लेना। और कहते हैं क्या मैम? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की जो इमेज होती है दर्पण में, इमेज बनती है, हाँ, उसको ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश द्वारा पड़ने वाली किरण को ही किरण कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जितनी आप भी लोग, किरण, हाँ बोलिए सपना। यस मैम, प्रकाश द्वारा पड़ने वाली किरण, जितने भी किरणें आती है हम्म और किसी वस्तु पर मतलब पड़ती है मैम, हम्म। उससे ही बोलते हैं हम किरण पुंज। एक बार पढ़ लेना अच्छे से। प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? गुड़िया? प्रकाश की किरण जिस दिशा में आती है फिर उसी दिशा में मतलब परिवर्तित हो जाती है मैम, आकर फिर परिवर्तित हो जाती है, उसे परिवर्तन कहते हैं प्रकाश। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सही है। एक बार आप पढ़ के आइएगा, फिर से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, यस मैम। ओके, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन मतलब किसी चिकने सतह पर पड़ती है फिर उसी दिशा में रिटर्न हो जाती है मैम, उसके उसी विपरीत जो परिवर्तित होती है ना दिशा में जाती है और वो अपने ही माध्यम से फिर वापस मुड़ जाती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है मैम। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में गमन। ये जो यहाँ पे जो ये कहानी दिखी है, ये इसका क्या दिख रहा है यहाँ पानी में? प्रतिबिंब है ना, बहुत अच्छा, बहुत प्रतिबिंब बना रही है पानी में। हाँ, बहुत अच्छा प्रतिबिंब है, बहुत अच्छा। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण के द्वारा मैम सीधा प्रतिबिंब बनता है।
और ये मतलब आभासी प्रतिबिंब होती है और बिंब के समान साइज का होता है मैम। वस्तु का जितना भी मतलब वस्तु की साइज रहेगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण पे। ठीक है, और एनीवन कुछ ऐड करना है किसी को? और मैम ये जो है ना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण के सामने मतलब किसी वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब सही बताया। सल्पन मैम आज शुरू हो गई है ना चैप्टर? जी मीनू बोलिए। ये चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है कि कल से हो गया है? कल 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 पहले स्टार्ट हुआ है। मैम फिर से पढ़ा दीजिए ना, क्योंकि ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आता है। इसीलिए आप जाके दोबारा करा दीजिए। सॉरी बेटा, आप लोग नहीं है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से शुरू करेंगे, टाइम लगेगा, मुझे हेडक्वार्टर से डांट सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोगों को करना था सपना, कहाँ से ये वाला हम लोगों ने कर लिया था। हाँ आप लोग पढ़िएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपने पीडीएफ बच्चों को दे दिया था ये वाला PDF। किसी समय हम फ्री रहेंगे तो अभी तो 2 ही पेज हुआ है ना, 2-3 पेज हुआ है, पढ़ 2-3 लीजिएगा। पेज हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वही देख लेगी रिकॉर्डेड क्लास। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग को शुरू करना है दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक वैसा ही दिखता है जैसा जैसा सेम दिखता है? कहने का मतलब सेम दिखता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? जैसे आप हैं और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, उन दोनों में एक अंतर होता है। इस अंतर को हम लोग आए दिन देखते हैं और समझते हैं। जब मैं छोटी थी, 9th मतलब छोटे कहने का मतलब 7th 8th में थी, तो ऐसा होता था मेरे साथ, बट मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने पूछा अपने पेरेंट्स से, बट उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। जैसे एक साइंटिफिक तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं समझाया। तो हुआ क्या था मेरे साथ, जैसे मेकअप भी चोटी बना रहे थे, बाल वाल सेट कर रहे थे, तो वहाँ पे आईने में मेरा जो दायां हाथ है वो बायां दिख रहा था आईने में, और बायां हाथ दायां दिख रहा था। तो मैंने अपने पापा से पूछा, तो बस उन्होंने ये बोला, हाँ ऐसा इसमें आईने में यही होता है, उल्टा दिखता है, बस इतना बताया था मुझे। ठीक है, तो यही कहानी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। एक्टिविटीज है 15.4, वहां पे आ जाते हैं। ये दर्पण में देखो, ये लड़का बेचारा अपने कौन से हाथ को उठाया है इन्होंने? बाएं हाथ को। तो ये कह रहे हैं कि दर्पण में जो आपका दक्षिण हाथ है, दक्षिण हाथ आप मतलब हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। इसकी कहानी को इसमें समझाया गया है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने हाथ को, दक्षिण मतलब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। तो दाहिने हाथ को जब आप ऊपर उठाओगे तो आईने में लगेगा कि आपका बायां हाथ उठा है। जब आप बाएं हाथ को उठाएंगे तो लगेगा दाहिना हाथ उठा है, ऐसा लगेगा। अब अपने बाएं हाथ से कान को स्पर्श कीजिए। प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा कि कौन सा हाथ आपका कान को स्पर्श कर रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे तो पता चलेगा कि दक्षिण वाला जो हाथ है वो कान को पकड़ा हुआ था। तो दक्षिण वाला बायां दिखाई पड़ता है और बायां वाला दायां दिखाई पड़ता है। यहाँ पे सिंपल सा ये तथ्य समझाया गया है। बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन मतलब कि एम्बुलेंस देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, सामने दिख रहा है, एकदम विचित्र तरीके से नहीं, एकदम सीधा सजाया गया है। जबकि ये एम्बुलेंस की गाड़ी देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? ये बस उल्टा लिखा रहता है। मैंने भी उल्टा देखा लिखा। है कि ये उल्टा लिखा रहता है, और मुझे आज तक समझ में, मम्मी ऐसा क्यों लिखा रहता है, मैंने भी ये 2-3 बार हमने क्वेश्चन पूछा है, तो बस ये पता चला कि हाँ इसी तरह से लिखा रहता है, बट ये नहीं समझाया गया कि क्यों लिखा रहता है। बट हम आपको बता देते हैं क्यों लिखा रहता है। यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दीजिए कि केवल पास और साइड में ही यह अदला बदली हुई है। आपको बस ये ध्यान देना है कि एम्बुलेंस AMBULANC बस इतना ही है ना, इसको अदल बदल कर दिया गया। मतलब अगर इसको उलट देंगे तो A यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, B और सीधा कर देंगे तो बस इसको क्या किया गया है कि इसकी साइड बदल दी गई है। मतलब लेफ्ट को राइट कर दिया गया है, राइट को लेफ्ट। इतना समझ में आया? ये इसलिए लिखा होता है ना एक कि मिनट, मतलब सपना 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 पॉज, मैं बोल रही हूँ। ये जो है ना, बस इसके साइड को चेंज कर दिया गया है। क्या आप इससे सहमत है? मतलब अगर इसको उलट के इधर ले आएंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। यस मैम, हमारे लिए तो आसान हो जाएगा मैम। हाँ, हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम उसे पढ़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं सपना, आप समझ रहे हो इस चीज को? बट एक मिनट रुक जाओ। साइड में ही अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा, ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उल्टा है कि ए का जो मान लो ए का जो ये सर है, हेड है, ये नीचे नहीं है, और ए का जो ये टेल है ये ऊपर नहीं है। उल्टा तो नहीं है, उल्टा नहीं है ना, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं दिखाया गया है। और ऐसा इसलिए किया जाता है, एक मिनट, ऐसा नहीं दिखाई देता। मतलब कहने का मतलब प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता, इसीलिए
प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई दे, इसलिए इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है। जैसे कि सपना बोल रही थी, अभी सपना सही बताएगी। बताओ तो सपना। मैम इसलिए उसमें उल्टा मतलब लिखा हुआ है मिरर साइड में, क्योंकि जो गाड़ी की मिरर होती है मैम, जी वो उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, मतलब उल्टा को सीधा प्रतिबिंब बनाती है हाँ उस मिरर में। तो उसके लिए आसान हो जाएगा मैम कि मतलब वो उसमें लिखा था मैम कि क्लियर मतलब लाइन मिल जाएगी, और उससे उसको मतलब देखकर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि हाँ ये एम्बुलेंस की गाड़ी है, मतलब इसको मुझे साइड देना चाहिए। हाँ, इसको और पहले जाने देना चाहिए। ऐसा जी इसलिए होता है, यहाँ पे यही समझाया गया है। प्रतिबिंब यहाँ तक का जो भाग है ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये जो एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस इन्होंने इसलिए उल्टा लिखा है बेटा, कि जब कोई भी मान लो कि इसके पीछे से या आगे जैसे भी गाड़ी आ रही है, तो वो जो इस अपने मिरर में, जैसे ये पीछे से आ रही है और इसके आगे में कोई गाड़ी है, इसके आगे जो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के पास हेडलाइट पे ऐसे होता है, हेड इसकी लाइट होती है, मतलब जो एक दर्पण लगा रहता है, आप लोग देखते होगे यहाँ पे, देखे हो दोनों साइड जी दर्पण लगा रहता है। उस जो नहीं देखे हो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, यस मैम गाड़ी देखा में दोनों है। साइड साइड मिरर लगा रहता है। साइड मिरर लगा रहने का मतलब ये है कि वो पीछे से आते हुए वाहन का चित्र उसमें बनाता है, और उस चित्र से पता चलता है कि वो बाहर से क्या, पीछे से क्या क्या आ रहा है। तो मान लो अगर कोई गाड़ी है और इसके पास ऐसा साइड मिरर लगा है और एम्बुलेंस पीछे से आएगी ना, तो ये जो इमेज है उसके, मान लो कोई दूसरा गाड़ी है, उसके दर्पण में, उसके साइड मिरर में ये साफ साफ नजर आएगा। मतलब ये उल्टा वहां पे सीधा दिखेगा, यानी उसका जो दर्पण था, उसका जो मिरर था दूसरी गाड़ी का, वो साफ प्रतिबिंब, क्लियर प्रतिबिंब बना देगा। इसकी परछाई तो दिखेगी ना, यही परछाई ना उसके मिरर में दिखेगा बेटा। जी मैम जी मैम, बट यहाँ पे ये वाला बस भाग लिखा हुआ उल्टा होगा। सीधा दिखेगा। हाँ, यहाँ जो उल्टा लिखे हो आप, सीधा दिखेगा। आप सब एक काम करना, अपना अपना नाम लिखना और आईने में देखना कैसा नजर आता है, ठीक है। सीधा लिखेंगे तो उल्टा नजर आएगा, उल्टा लिखेंगे तो सीधा नजर उल्टा आएगा। आएगा मैम। बहुत अच्छा। मतलब लेफ्ट को राइट साइड दिखाएगा और राइट को लेफ्ट साइड उसको दिखाएगा। उसको पूरा जो इसमें एम्बुलेंस चेंज यहाँ पे उल्टा लिखा है ना, उनका जो साइड मिरर, मान लो कि पीछे से कोई आगे चल रहा है कोई वाहन और इसको आगे निकलना है, ये तो पीछे रहेगा तब तो इसको आगे निकलना होगा, तो उस इंसान के दूसरे वाली गाड़ी के साइड मिरर में ये पूरा सही दिखेगा। ए यहाँ दिखेगा, AMBULANC, उसको पूरा दिखेगा। तो इसलिए उसको पता चल जाए कि एम्बुलेंस आ रही है और उसको हमें पहले जाने देना चाहिए। आगे यहाँ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक कागज के टुकड़े पर अपना अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखता है, चाहो तो आप लोग अभी के अभी कर सकते हो इस चीज को। देखो तो ए सिर्फ लिख के देखो कैसा दिखता है, वहां पे उल्टा दिखेगा। ए तो उतना पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ए तो ये पता नहीं चलेगा, ए नहीं सी पता को चलेगा। कि सी देख सकते हो, या बी देख डी देख सकते हैं सकते हो, एल देख सकते हो, है ना, एन देख सकते हो, जिसको पलटने पे थोड़ा सा बदल जाए। कुछ कुछ ऐसे शब्द, कुछ कुछ ऐसे लेटर हैं जिनको आप दर्पण में भी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिनको आप दर्पण में भी देखते हैं तो उनका जो जो इमेज होता है ना, उनका जो प्रतिबिंब होता है सेम वैसा ही दिखता है जैसा वो रियल है। और कुछ कुछ लेटर ऐसे आपको दिखेंगे जिसको आप दर्पण में देखेंगे जो उल्टा ए हो नजर गया, आएगा। एम हो गया, एम बाई एम, एम नहीं, एम बोले सीधा दिखेगा, एम सीधा दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखो एम को। मैम एम बी सीधा दिखेगा। दिखेगा। हाँ एम सीधा दिखेगा। एम सीधा दिखेगा, बी उलट जाएगा। बी जो है ना इस तरीके से लिखा रहेगा। बी सी डी हाँ ई बी, एफ ये सारे मतलब हाँ हाँ हाँ। दिखेगा एफ ऊपर। ई, अब ये आप सब लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। तो यही कहने का मतलब ये दर्पण में कैसा दिखेगा। क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को इस चित्र की भांति क्यों ऐसे लिखा जाता है। जब रोगी वाहन के यानी एम्बुलेंस के आगे जाने वाले वाहनों के चालक, यानी मान लो कि एम्बुलेंस की गाड़ी है और एम्बुलेंस के पीछे से कोई दो गाड़ियां आ रही हैं और वो बहुत तेजी से आगे जा रही हैं, तो वो जो उसमें बैठा हुआ अदर गाड़ी, एम्बुलेंस की बात नहीं कर रहे, उस वाहन के जो चालक होते हैं अपने साइड मिरर, पश्च दृश्य दर्पण को बोलते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर का मतलब होता है पीछे का दृश्य दिखाने वाला वो दर्पण होता है जो साइड मिरर लगा रहता है। वो साइड मिरर में पीछे से जो भी वाहन आती है उसके दृश्य को देखते हैं, तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे। ये सब तो मोरल ड्यूटी हम लोगों की बनती है कि उसको आगे जाने देना चाहिए। अब आप लोग समझ गए हो, जो पीछे से जो व्हीकल्स आ रहा है उनको ये चीज सीधा दिखेगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ उनके लिए हम लोग यहाँ पे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, और वो अदर जो व्हीकल्स होगी जो इसके पास से पास करेगी उनको सही दिखेगा ये चीज। आपने देखा मैम होगा कि बोलिए बेटा। मैम तो एम्बुलेंस सिग्नल पे भी नहीं रुकती है अगर इमरजेंसी होगी तो। नहीं, एम्बुलेंस को सिग्नल पे भी नहीं रोका जाएगा, उसको पास करने दिया जाता है, ठीक है।
आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में, पार्श्व दर्पण का मतलब साइड मिरर, उनके पास मिरर लगी रहती है, ऐसे किनारे पे दो मिरर देखे होंगे। दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब सम वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। तो वो जो साइड मिरर, किसी भी व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगा रहता है, तो क्या, एक बात बताओ, जो दूसरा व्हीकल्स था जिसमें ये एम्बुलेंस का ये दिख रहा था, तो क्या उसमें गाड़ी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसका इमेज बन रहा होगा, प्रतिबिंब जिसको बोलेंगे? नहीं मैम, छोटा। छोटा बनता है। छोटा बनता है। तो वो जो दर्पण होता है, उनके पास जो मिरर होती है, उसमें वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि पूछे जब कोई भी वाहन के जो साइड मिरर है, उनसे बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। मान लो कि ये कोई वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। याद रहेगा छोटा सबको? बनेगा। तभी तो जी छोटा मैम। रहेगा, तभी तो वो उस मिरर में दिख रहा है ना? और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा, सही है। और छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आगे चलते हैं। गोलीय दर्पणों से खेल। गोलीय दर्पण जो है, उनसे अब हम खेल करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। पहेली तथा बूझो शाम के समय में भोजन के लिए वेट कर रहे थे। सबके पास चम्मच थी। बूझो ने स्टेनलेस स्टील यानी स्टील की जो एक प्लेट आती है, एक प्लेट उठाई तथा उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। प्लेट उठाया और अपना उसमें इमेज देखने लगा, वो सेल्फ इमेज। अरे ये प्लेट तो समतल दर्पण की भांति काम करती है। वो जो प्लेट है पूरा उसमें उसका फेस दिख रहा था। तो उसको पता चला कि ये समतल दर्पण की भांति काम कर रहा था। प्लेट कैसा काम कर रहा था? समतल दर्पण की भांति। प्लेट, सोच लेना प्लेट कैसा। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये जो चैप्टर है बहुत थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है और क्वेश्चन भी अच्छा पूछता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रतिबिंब, लाइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेगा। तो वो जो प्लेट था, वहां पे उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और सीधा और समान साइज का। और उसने देख करके ये प्रतिबिंब देख कर बोला, मेरा जो प्रतिबिंब है सीधा और समान साइज का दिख रहा है। किसमें? उस थाली में, उस प्लेट में। प्लेट की बात की गई है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। अब क्या हुआ कि चम्मच उठाया और चम्मच का जो आगे वाला भाग नहीं, जिससे आप खाते हैं, उधर से नहीं, पीछे वाला भाग। पीछे वाला भाग समझ रहे हो? हाँ, पीछे वाला जहाँ पे कोई उठा हुआ भाग में, आएगा। चम्मच का उठा हुआ भाग। हाँ, चम्मच का उठा हुआ भाग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सपना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस बात की चम्मच के बाहरी पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। तो जब पीछे वाले पृष्ठ से इमेज जो दिखता है, वो सीधा तो दिखता है बट छोटा दिखता है। ठीक है? तो चम्मच का जो बाहरी तल है, वहां से आपका प्रतिबिंब सीधा दिखेगा, लेकिन आपकी अपेक्षा छोटा दिखेगा। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति ही कार्य करती है। अब आप भी चम्मच का कोई विचित्र वर्कित चमत्कार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। वर्कित का मतलब इसका अंदर वाला जो भाग है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं प्रतिबिंब देखने के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा, समतल दर्पण में आपने जो थाली यूज की, उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा दिखा? समान, इसमें समान दिखेगा मैम। सीधा और समान दिखा। और चम्मच की जो पीछे की तल थी, उससे देखा तो कैसा दिखा? इसमें प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखेगा मैम। सीधा मतलब और उत्तर छोटा। दर्पण की भांति काम करता है पीछे वाले भाग। और हाँ, और जो थोड़ा जो सीक्रेट है अंदर रखो, अंदर रखो। सही है, आगे बताओ। मैम अंदर वाला है ना चम्मच का, वो अवतल दर्पण की भांति काम करता है, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। हाँ, वस्तु से बड़ा दिखता है मैम इसमें। ठीक है, इसका मतलब पढ़ लिए हो। बहुत अच्छा सपना। स्टेनलेस स्टील की एक चम्मच लेना है। 15.5 पे चले आइए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए। चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ है, जहां से आप खाना अंदर घुसा नहीं सकते, इसमें खाना लेके घुसा सकते हो, नहीं घुसा सकते ना। थोड़ा सोच, अब करने के लिए तो आप बदमाशी में कुछ भी कर सकते हैं, बट इसका कोई यूज नहीं है ना बेटा। ये तो पीछे वाला तल है ना? जी मैम, यस मैम। हाँ, पीछे वाला तल है। अब परेशान मत हो, मैं थोड़ा समय निकाल के, अगर इसके बाद भी जिनको जाना होगा चले जाएंगे, और जिनका हो गया होगा मैं उनको पढ़ा दूंगी। ठीक है? आप अपने जैसा प्रतिबिंब, एक मिनट, यहाँ पे चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे अलग है? समतल दर्पण की अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग होगा। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है? यानी बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब सपना वस्तु, और एवरीवन याद रखिए, बिंब का मतलब होता है वस्तु। वो वस्तु के समान साइज का होगा। ठीक है?
समान है अथवा छोटा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या बड़ा है। यहाँ पे आपको पीछे वाले सतह को देखने पे ये चीज पता चलेगी, इसका आंसर नेक्स्ट में मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चम्मच के बाहरी पृष्ठ के द्वारा कैसा प्रतिबिंब, तो सीधा तो प्रतिबिंब बन रहा है, इतना तो है, आपका फेस सीधा दिख रहा है, लेकिन आपकी अपेक्षा कैसा है? छोटा। चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके, एक मिनट, ये भीतरी वाले पे चले आए। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये कैसा बन रहा है? सीधा तो बन रहा है, और आपकी अपेक्षा कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। आपकी अपेक्षा बड़ा कैसे बनेगा सपना? ये तो बहुत छोटा दिख रहा है ना बेटा। हाँ, सीधा और छोटा होगा। सीधा और छोटा होगा ना? मैम अंदर वाले भाग में। नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। बाहरी अच्छा। भाग। हाँ, छोटा बनेगा मैम, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, सीधा प्रतिबिंब। एक चीज याद रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज, ठीक है। अब हम चले आते हैं चम्मच में। सरूफा नहीं है क्या? चली गई? यस मैम। अच्छा, ठीक है। आप चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। अब अंदर वाले भाग को यूज करके अपना प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे, हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे तो उल्टा देख पाने की संभावना रहेगी। अपने चेहरे के स्थान पर आप पेन पेंसिल के प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं। जैसे अगर ये सामने रहेगा तो कैसा दिखेगा? इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। उल्टा, और आपसे बड़ा दिखेगा बड़ा इसमें। हाँ, ठीक है, एक में बच्चा लो। चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए, तो यहाँ पे आपको उल्टा दिखेगा और अब बड़ा दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप इसको अपने से थोड़ा दूर करते जाएंगे, यदि आप इसको दूर लेते जाएंगे तो हो सकता है उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके स्थान पे अपने फेस की जगह पे आप पेंसिल, रबर, कटर का भी यूज कर सकते हैं। एक चीज तो समझ में आया, अगर इसके पीछे वाले सीट से दिखते तो कैसा दिखता? छोटा और सीधा। और इसके अंदर वाले भाग से देखा तो उल्टा और वस्तु से उल्टा और बड़ा। हाँ, ये याद रखना है, ठीक है। चम्मच का जो वर्कित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति काम करता है। ये जो दोनों पोजीशन हम लोगों ने देखा, ये दो दर्पण हो गए, ये दो दर्पण हो गए। यानी कि गोलीय दर्पण में अभी आप लोग ये सब पढ़े हो ना, आप लोग ध्यान से देखना, ये सब चीजें आप जो आपने अभी पढ़ी, ये गोलीय दर्पण में पढ़ा ना। चम्मच का आंतरिक और बाहरी पृष्ठ पढ़ा ना? यस मैम, यस मैम। तो चम्मच का जो आंतरिक पृष्ठ है वो किस दर्पण की भांति काम करेगा? अवतल दर्पण की भांति। और चम्मच का बाहरी सतह उत्तल दर्पण की भांति। देखो, अंदर वाले दर्पण में जैसे मान लो एक मैं इमेज ड्रॉ करती हूँ, और इमेज ऐसी ड्रॉ होगी, चम्मच का जो आंतरिक ऐसे रखोगे बच्चा, तो ये परावर्तक सतह बनेगा। अंदर की जो लाइन, अंदर की जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी, और बाहर में ऐसे एरो दिया गया होता है। तो ये जो अंदर वाला जो चम्मच का भाग अवतल दर्पण की भांति काम करेगा। और अगर अंदर से देखोगे, जो खाने वाला पार्ट रहेगा जिससे आप खाना खा पाओगे, तो ये जो सतह है ये बाहर आ जाएगी। तो उस समय जो है ना, ये परावर्तक सतह का काम करेगा, या परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो। और उस समय एरो यानी जो मिरर बनेगा इधर बनेगा, इसलिए ये एरो अंदर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? एरो तो देने का भी उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन अंदर वाले में, अंदर जो परावर्तक सतह अंदर होती है, इसलिए इस लाइन को अंदर दिया जाता है। ये बाहर होती है ये वाली सतह, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे एरो दिया जाता है। तो अवतल दर्पण की आंतरिक सतह और ये बाहरी सतह हो गई, ये बाहरी सतह गैस। यहाँ पे इस तरीके का जो आप इमेज खींचोगे वो बनेगा अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। कोई भी पूछे कि गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है, तो क्या बोलोगे? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना तो तय है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, और परावर्तक पृष्ठ अगर उत्तल है तो उत्तल दर्पण। इसमें कुछ याद करने लायक कुछ खास नहीं है। मैम ये अवतल दर्पण है, इसमें मैम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऊपर। अभी उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। अभी आप बताइए मैम। अभी हम लोग बताए ना, अभी हम लोग अंदर वाला पढ़े हैं कि ये जो मान लो अवतल दर्पण वाला कौन सा सतह काम कर रहा था, अभी देखे हो। अभी इसमें कैसा प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे पढ़े हो ना, कैसा बना है? सीधा बना है। हाँ, सीधा और वस्तु से बड़ा बना है।
छोटा बना है। वस्तु से छोटा बना। छोटा। अभी इतना ही याद रखिए कि अवतल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा। ये अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा और उल्टा और वस्तु से वस्तु से बड़ा। बड़ा बना है। ये चीज आपको याद रखना है। और याद कैसे रखेंगे? चम्मच को अपने दिमाग में याद रखिए। और एक जो मोटा मोटी चीज याद रखना है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण एक अलग चीज होता है, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 हाँ, गोलीय दर्पण ये होता है ना, गोल है इसीलिए हम इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण तो एकदम लंबवत होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना सपना? जी मैम। अब इमेज कहाँ बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम जिसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण है। देखो यहाँ पे सीधा बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा इसमें, और यहाँ पे बनेगा आपको वस्तु की अपेक्षा बड़ा और उल्टा। ये देखो ध्यान से, 1 मिनट इमेज दिखा देते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तुमको इमेज, और अपेक्षाकृत उल्टा दिख रहा है। आपका जैसा फेस रहेगा वैसा नहीं नजर आएगा। आपका जो हेड है ऊपर रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नीचे नजर आ रहा है, तो उल्टा नहीं हुआ। यानी आप ऊपर रहना चाहिए। अगर देख रहे हो फेस तो सर इसमें नीचे दिख रहा है, चम्मच में अंदर वाले चम्मच के आंतरिक भाग में नहीं दिख रहा है, सर नीचे आ गया है। यानी पाँव की जगह पे सर और सर की जगह पे पाँव, इसलिए यहाँ पे उल्टा बना। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं मैम। हाँ मेहनाज पूछना है तो बेटा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम वो उत्तल और अवतल दर्पण नहीं समझ में। देखो एक दर्पण है गोलीय दर्पण, इन दोनों को गोलीय दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण को भी और उत्तल दर्पण को भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 2 प्रकार। कल आप थे क्लास में? यस मैम। हाँ, तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार आपने बताए, और कौन कौन से हैं ये? उत्तल और अवतल। अवतल। तो क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? मैम कि उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में कैसा, यही। एक काम करना, चम्मच ले जाना, चम्मच है ना पास में, चम्मच होगा ना Yes, घर में, उसमें एक बार ऐसे इमेज देखने की कोशिश करना। तो इस वाले में आपको इमेज सीधा दिखेगा, जैसे आपका जो सर है वो सर की जगह पे दिखेगा, सामने सर है तो सामने सर दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे छोटा बनेगा, जैसे जितना बड़ा आपका शरीर है उतना बड़ा नहीं दिखेगा। ओके मैम। बस एक दर्पण में याद रखो, बाकी बाद वाले में अपने आप इसका उल्टा कर लेना याद रहेगा। जैसे यहाँ छोटा बनेगा तो उसमें बड़ा बनेगा, इसमें अगर सीधा बन रहा है तो उसमें उल्टा बनेगा। एक ही का याद रखो ना, एक ही का याद रखो, दूसरा वाला जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी एक का याद रहेगा तो अगर इससे बड़ा बन रहा है तो उससे छोटा बनेगा, इससे अगर सीधा बन रहा है तो उससे उल्टा बनेगा, अपने आप रिलेट कर लोगे आप। ठीक है, ओके मैम। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो आप लोग। गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, इसके रीजन को यहाँ अच्छे से समझाया गया है। रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। जब इसका यहाँ पे एक साइड काटोगे, सावधान, मतलब काटने के लिए बोला रहा है कि किसी अपने बड़े की सहायता ले लीजिए, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, काटेंगे तो हाथ कट जाएगा। कटी हुई गेंद का जो भीतरी भाग होगा, ये जो एक ही जो कटा हुआ ये गेंद का पार्ट है, इसका जो भीतरी भाग होगा वो अवतल दर्पण का काम करेगा, और ये हमारा जो बाहर का भाग है वो उत्तल दर्पण का पृष्ठ का काम करेगा। तो एक ही कटे हुए गेंद में आपने 2 दर्पण देख लिए, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये गोलीय दर्पण है। दोनों दर्पण गोलीय दर्पण है। समझ में आया मशरूफा? सॉरी महनाज। यस मैम समझ गए। ये जो अंदर वाला जो सतह है ना, कभी भी कटा हुआ नारियल का जो अंदर वाला भाग नहीं देखे हो, जो छिलका बचता है पूरा अंदर का खोखला पार्ट, वो अवतल दर्पण का काम करेगा, और उभरा हुआ जो बाहर का सतह रहेगा वो उत्तल दर्पण का काम करेगा। बस उभरा हुआ याद रखना, समझ में आ जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को भी चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। तो ये गोलीय दर्पण का भाग है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको आप पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें, क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा अवतल दर्पण के साथ भी होगा कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आपको किसी पर्दे पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण का नहीं मिल रहा था किसी भी पर्दे पे, क्योंकि वो सीधा और समान साइज का प्रतिबिंब बना रहे थे। आगे देखिए, एक्टिविटीज ये सबको ध्यान से रखिएगा। 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। ये एक्टिविटीज को करना है आपको सन की लाइट में, और सावधान भी रखना है, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को, जो इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसको सीधे आंख से नहीं देखना है हमें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं।
किसी भी पर्दे पे आप देख सकते हो या दीवार पे भी देख सकते हो। कैसे? जब ये हम सब देखे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली दिमाग नहीं लगाते हैं। एक अवतल दर्पण लेना है, एक दर्पण लेना है, अवतल दर्पण लेना है। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें भी इस टाइप का दर्पण दिया गया रहता है, और मैंने एक बार इस तरीके का काम किया है और कागज जलाया भी है। तो अवतल दर्पण को की जो सतह है उसको सन के लाइट की ओर करके रखना है, और दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश है उसको कोशिश करना है, जो लाइट गुजर रहा है ना उसको एक कागज की शीट पे हम प्राप्त करें। तो कोशिश करनी है कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए तब तक आपको सेट करना है कागज की शीट को, जब तक कि आपको, एक मिनट, आपको यहीं पे एक तीक्ष्ण यानी कि स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। तो जब आप इस तरीके से अवतल दर्पण को सन के लाइट की ओर करके रखते हैं, सन के लाइट की ओर, सन का लाइट होगा इधर, उसके तरफ रिफ्लेक्ट जब करेंगे तो सन की जो लाइट यहाँ पे अवतल दर्पण पे पड़ेगी, और ये जो आपकी कागज है, किताब की कागज, वहां पे ऐसे एक आपको बिंदु नजर आने लगेगा। तो इससे भी पता चल गया कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा, क्योंकि सन जितना बड़ा है उतना बड़ा ये प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? हाँ, तो अवतल दर्पण के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बना। यहाँ तक अभी ये समझ में आ गया। और ये क्या है, ये क्या देख रहे हो, ये जो डॉट क्या है? ये सूरज ही तो है। जी मैम, सूरज का प्रकाश है। सूर्य का प्रतिबिंब है। सूरज जैसा दिख रहा है वही रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा लिखा भी है, अवतल दर्पण द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब एक चीज समझ में आया कि सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा, कि सन जैसा है वैसा ही दिखेगा, आपको उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा, बट वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। इतना याद रहेगा। देख रहे हो छोटा है बट वास्तविक भी है, सन सच में वहां पे दिखने लगता है। तो एक तीक्ष रोशनी प्राप्त होगी, और ये रोशनी तब तक इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है अपने दर्पण को। थोड़ी देर के लिए जब आप इस तरीके से एडजस्ट किए रहेंगे तो ये सन की रोशनी इस पे पड़ करके आपके इस कागज को जलाना शुरू कर देगी। ये जो मैम ये समतल दर्पण के द्वारा दिखाया गया है ना? अवतल दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मैम यहाँ तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। हाँ, अवतल दर्पण के द्वारा ही दिखाया गया है। और यहाँ पे अवतल दर्पण कहने का मतलब, ये जो अवतल दर्पण है इसकी जो सतह है कैसी रहेगी, कैसे बनेगी अवतल दर्पण की सतह? परावर्तक सतह कहाँ होती है? अभी तो पढ़े हो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कहाँ होगी? परावर्तक पृष्ठ अंदर होगी। अंदर होगी ना? तो वही तो कर रहा है, अंदर वाले भाग पे ही तो इसका प्रकाश पड़ के, यहाँ से अगर सन है यहाँ पे प्रकाश पड़ के यही रिफ्लेक्ट होके तो यहाँ जा रहा है ना। जी तो मैम। ये जो परावर्तक पृष्ठ का क्या मतलब होता है, एक मिनट समझ लो, कि सन की लाइट अगर सन यहाँ पे है, सन यहाँ से रोशनी यहाँ पे डालेगा तो यहीं से रिफ्लेक्ट करके यहीं गुजर जाएगा, इधर से इधर बाहर नहीं आएगा, इधर से इधर गुजर जाएगा। तो इसी परावर्तक सतह का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन वाला एरिया, जो प्रकाश को उल्टी दिशा में भेज देता है, तो वो सतह का काम करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा, थोड़ी देर जब यहाँ पड़ता रहेगा तो कागज आपकी जलना शुरू कर देगी। यही पूछ रहा है, दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। जब तक आप इसको स्थिर रखेंगे तो कागज आपका जलना प्रारंभ कर देता है। यह जो चमकदार बिंदु देखे हो छोटा सा, वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य का प्रतिबिंब है, समझ गए? ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज की शीट पर बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब है आपका कागज के शीट पे बन रहा है। ये क्या है? आपकी किताब का एक पेज ही तो है, और यहाँ पे जो किताब का पेज है एक पर्दे की भांति काम कर रहा है। किताब का पेज कैसा काम कर रहा है? पर्दे के साथ ही काम कर रहे हैं। पर्दे की भांति काम कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। बोल सकते हो कि नहीं? जी मैम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए, कोट कर दिया इन्होंने, प्रतिबिंब पर्दे यानी कि कागज की शीट। यहाँ पे प्रतिबिंब पर्दे को किसको बोल रहे हैं? कागज की शीट को। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जब आपको कोई भी प्रतिबिंब पर्दे पे मिल जाए तो वो रियल इमेज बनाता है। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, क्या उसके प्रकाश को रिफ्लेक्ट करा के तुम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया गया है? नो मैम, नहीं, उसमें नहीं परावर्तक सतह नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। क्या बोले? एक टर्म बोले हो अभी, धीरे से।
मैम परावर्तक सतह नहीं होती है समतल दर्पण में। बहुत अच्छा मेहनाज, इसी वजह से वहां पे जो है ना उसके जो सेल्फ इमेज है यानी प्रतिबिंब उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पे प्राप्त करने के लिए आपके पास एक परावर्तक पृष्ठ होनी चाहिए। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था उसको कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे? क्योंकि हमने पर्दे पे जिसे प्राप्त किया उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला, तो जिसको पर्दे वास्तविक। पे आभासी। बहुत अच्छा, अब समझ में आया कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। 3 पॉइंट ऐड होंगे, बोलिए। सीधा जी समान मैम। आभासी प्रतिबिंब। वाह क्या बात है, ऐसा Keep it up। दिमाग आपका बहुत तेज है। अब बताइए अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा उल्टा और उल्टा वास्तविक। और बस बड़ा बनेगा मैम। लेकिन मैम यहाँ पर कंफ्यूजन है कि जो बना रहा है अवतल दर्पण ये तो छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। मैंने बड़ा कब बोला? अभी यस मैम, ऐसा छोटा बोलिए बोले। तो। ऐसा इसके पहले छोटा सीधा। सीधा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। उल्टा? अरे सब कंफ्यूज हो रहे हो, फिर से उल्टा बोलो। बनेगा मैम और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण के द्वारा देखो सपना, सपना या एवरीवन याद रखना, यहाँ पे अवतल दर्पण से ही बन रहा है ना, तो क्या सन जितना बड़ा है उतना बड़ा ये दिख रहा है? नहीं मैम। तो क्या याद मैम रखेंगे? इसके पहले पढ़े ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, जिसमें वो चम्मच अवतल दर्पण का था। अवतल दर्पण छोटा सीधा। छोटा बने। छोटा और उत्तल दर्पण में सीधा और वस्तु बड़ा। से छोटा प्रतिबिंब। ओ भगवान, उत्तल दर्पण में उल्टा। बड़ा दिख रहा था और उल्टा दिख रहा था। ध्यान से देखो इसको, फिर समझना। ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उल्टा भी दिख रहा है। जी। ये आपकी अपेक्षा, इसमें जो आपका मुंह है ना बहुत काफी चौड़ा नजर आने लगेगा। आपका मुंह जितना होगा ना उसमें इसमें बड़ा नजर आने लगेगा और उल्टा नजर आएगा। तो ये क्या तो है? ये अवतल दर्पण है। ये उत्तल पीछे का पार्ट है सपना, ये पीछे वाला पार्ट है चम्मच का, ये आगे का ओके भाग है। मैम, ये सॉरी मैम, समझने में गलत हुई। समझ गए मैम हम। आवाज नहीं आ रही है मैम। ठीक है, आप लोग ना चीजों को दिमाग में रखना। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हर जगह प्रतिबिंब बनाना है, वास्तविक, रियल, छोटा बड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नोट डाउन करके एक पेज में लिख लेना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। और एक चीज याद रखना है, अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण के ही भाग हैं। मैम उसे याद कर लेंगे अच्छे से और समझ जाएंगे। हम्म। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, जिस प्रतिबिंब को हम दर्पण पे प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त बोलेंगे। करेंगे तो बेटा वास्तविक, नहीं प्राप्त कर पाए तो आभासी। तो क्या हमने अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसको पर्दे पे प्राप्त किया? यस मैम वास्तविक। यस मैम। और जो मोमबत्ती वाला जो कांड किए थे हम लोग कल, क्या उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पर्दे पे नहीं मिलेगा? मैम, नहीं नहीं मैम वो मिलेगा। नहीं मैम, क्योंकि मैम वो समतल दर्पण की भांति काम कर रहा था। और वहां पे इसका कोई प्रतिबिंब। परावर्तक सतह नहीं था, जैसे कि महनाज ने एक पॉइंट नोटिस किया। बहुत अच्छा। आइए यस मैम। अब अवतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अब वही वाला जो क्रियाकलाप था जो आपने समतल दर्पण के साथ किया था मोमबत्ती से रिलेटेड, अब उसको हमको करना है अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखिए। किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थित रख सके का उपयोग किया जा सकता है, पर लगाइए, सॉरी, गत्ते की सीट, किसी सीट लगभग 15 सेंटीमीटर और लंबाई होगी। जो बेटा लंबाई होता है, कभी भी इस तरीके से जो डायमेंशन लिखा रहता है उसमें जो ज्यादा होता है वो हमेशा लंबाई को डिनोट करता है और जो छोटा होता है वो चौड़ाई को। पर एक सफेद गत्ता और सफेद कागज चिपकाना है, यह एक पर्दे का काम करेगा। आगे देखते हैं, समझा देंगे। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। अब यहां देखते हैं, ये जो है ना, ये जो आपका है बेटा, ये एक दर्पण है। ये क्या है? एक दर्पण है। और दर्पण को इस पे टिका दिया गया है, एक स्टैंड है जिसपे आप दर्पण को, नहीं एक आता है ऐसा दर्पण को, देखते हो हम लोग अरेंज करके रखते हैं, बहुत सारे घरों में होता है, देखे होंगे जरूर आप लोग, ध्यान नहीं दिए यस होगे मैम। भले। ये स्टैंड है और ये किस पे टिकाया है? गत्ते पे। गत्ता मतलब समझ रहे हो ना, किसका गत्ता होता है? कागज मैम का। लकड़ी को। लकड़ी का गत्ता। लकड़ी, कागज के गत्ते में उतना हिम्मत है बेचारा जो उसको टिका के रखेगा। आप लोग कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं, बहुत हंसी आता है। यहाँ देखो, मैम लकड़ी बोली।
हाँ, गत्ते किसी पे एक्चुअली इन्होंने भी बस गत्ता लिख के छोड़ दिया है। एक्चुअली वो बेटा गत्ता है, उसपे आपको टिकाना है भारी चीज को, तो आप कागज का गत्ता नहीं टिकाएंगे। ये जो है ना, यहाँ पे एक लकड़ी का गत्ता है, उसपे आपको स्टैंड रखा है, और स्टैंड ये टिका हुआ स्टैंड है, इसमें गड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पे पीन मान लो या कुछ ऐसे कील टाइप लगी है, जिसपे आप इस दर्पण को अरेंज कर दिए हो। और इस टाइप का एक सीट है, एक कोई भी बड़ा सीट है, लकड़ी का ही पतला सा सीट ले लेना, और उस पे पूरे पे क्या करना है, सफेद कागज को चिपका लेना है। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ, गत्ते की पतली सी सीट रहेगी, उस पे आपको इस साइज का कागज चिपका देना है। कागज हमने व्हाइट इसलिए चिपकाया है कि व्हाइट चीज पे कोई भी चीज हमें आसानी से दिख जाती है। व्हाइट कपड़े पे अगर हल्दी का दाग लगे तो तुरंत दिखेगा, व्हाइट कपड़े पे चाय का दाग लगे तो तुरंत दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस मैम। दिखेगा मैम। हमने वो पर्दे का रंग व्हाइट कर दिया है, ताकि हमें कोई चीज आसानी से दिख जाए। अब उसके 10 मिनट के बाद छोड़ देंगे आप लोग को। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, हमें कोशिश करना है। 20 में 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग इस कैंडल को रखा गया है। यानी ये जो आपका पर्दा है वो आपसे इतना दूरी पे है, और कितनी दूरी पे रखा है इन्होंने? दर्पण से 50 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से 50 सेंटीमीटर, ये जो दर्पण है उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखा गया है। मोमबत्ती को किसी जगह पर टिका देना है, प्लेट आता है उस पर भी टिका सकते हो। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ये बोल रहे हैं कि पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आपको कोशिश करना है। इसके लिए क्या करना है कि पर्दे को दर्पण की ओर, ये जो पर्दा है उसको दर्पण की ओर सरकाना है, मतलब इधर आगे पीछे भी कर सकते हो। कोशिश करनी है कि दर्पण के साइड ये एक तरीके से एडजस्ट करना है, और वो आप जब करते हैं एक्टिविटीज तो अपने आप आइडिया मिल जाता है। आगे पीछे भी कर सकते हो, सरकाना है मतलब इधर उधर भी कर सकते हो। पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए पर्दे पे। यानी अगर आपको सेटल करना है किसी चीज को, कई बार हम लोग फोटो लेते हैं और फोटो में 2-4 लोग हैं और उनका अगर इमेज नहीं आता है उस कैमरे में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ। तो कई बार किसी को आगे भी जाना पड़ता है, किसी को पीछे भी आना पड़ता है, होता है ना ऐसा। जब आप कैमरा से सेल्फी लेते हो तो क्या करते हो? अगर ज्यादा लोग मैम हैं, एक बात बोलूं मैं? हाँ मैम हाँ हाँ मैम, यहाँ पर ना पहले वाला ठीक था मैम, दर्पण में ना उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वही लेंस में ये उल्टा हो जाएगा मैम, हाँ, छोटा अभी प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करना होगा? यानी लेंस कि और आप, दर्पण में अंतर है मैम, दोनों में। हाँ हमने कहा, अभी तो हमने लेंस की बात की ही नहीं। मैम जो सूरज की प्रकाश एक्सपेरिमेंट मतलब कर रही थी ना वो, एक देखे होगे आप, अभी जो हम लोगों ने देखा है, एक जो सतह काम कर रही थी अवतल और उत्तल की भांति, अभी हम लोगों ने यही एक्सपेरिमेंट देखा है, और इसमें जो चीजें बताई गई हैं वही आप अपने माइंड में रखने की कोशिश कीजिए। 2 आपको चीजें बताई गई हैं, ज्यादा हम समझेंगे एक बार में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। खैर यहाँ पे है हम लोग। अभी तक आपने पढ़ा है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा रहता है, रियल या आभासी? वास्तविक रियल। और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो मैम सीधा रहेगा, आभासी। आभासी रहेगा, वस्तु के समान ही रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, जितना भी चीज अभी अभी समझे हो आप लोग, एक पेज पे नोट करके हमको भेज देना, देखेंगे हम सबका कि क्या सबके दिमाग में गया है। ठीक है जी मैम, भेजेंगे। बस ये बताना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा या बड़ा, समान साइज का, रियल या आभासी, बस ये चीजें मैम बताना। तीनों दर्पण के बारे में लिख के भेजना। हाँ बस समतल दर्पण और अवतल और उत्तल दर्पण, बस इतना ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बोल रही थी, सपना ने कहीं और पहुंचा दिया। जब आप कैमरे से इमेज लेने की कोशिश करते हैं, अपना सेल्फी लीजिए या किसी का इमेज, जब वो उनका इमेज साफ साफ नहीं आता तो क्या करते हैं आप, आगे पीछे होते हैं, उनको इधर उधर करते हैं और सेट करते हैं, ताकि उनका जो इमेज है, उनका जो कैमरा में जो पिक्चर आप कैप्चर कर रहे हो वो आ सके। करते हैं ना कोशिश, आप जी सब मैम। करते हो। यस मैम। यहाँ पे आपको जब इसका पर्दा जो वो जो व्हाइट सीट है उस पे अगर आपको, जब तक आपको उसको सेट करना है, आगे पीछे इधर उधर तब तक सरकाना है या सेट करना है एक हिसाब से, जब तक कि इस पे इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको दिखने ना लगे, इस दर्पण को ध्यान रखते हुए, क्योंकि दर्पण से ही ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा। आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब प्राप्त करते हैं, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, जब कोई प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ करके, ये जो प्रकाश है इस दर्पण पे पड़ के, दर्पण से टकरा के फिर विपरीत दिशा में ये जो फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ मुड़ जाएगी, तभी यहाँ पे इसका जो ये प्रतिबिंब दिखेगा। इसी तरीके से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, दिखने का मैम ही। जब हाँ बोलिए। हाँ मैम, मतलब प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ेगी और फिर वहां से रिटर्न होकर हमारी आंखों तक
पहुंचेगी आती नहीं है। तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे मैम। हाँ, तो क्या होता है, प्रकाश वस्तु पे पड़ती है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आंखों आता पे। है, तब हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहां तक का ये कहानी था कि तीक्ष्ण लौ का प्रतिबिंब तब तक, जब तक सेट करना है तब तक प्राप्त ना हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा ना पहुंचाए। कोशिश ये करनी है कि पर्दा की वजह से किसी तरीके का दिक्कत ना हो, कि इमेज प्रतिबिंब जो है वो बन जाए अच्छे से। क्या यह वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? आप अभी इस इमेज में देखे होंगे कि ये मोमबत्ती से कितना बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? बड़ा दिख बड़ा रहा दिख रहा है। दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है मैम। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए। जब आप उसको दूर रखते हैं, जब आप उसको दूर रखते हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है, और जब आप पास लाते हो तो कैसा दिखता है। यहाँ पे एक चीज को ऐड किया गया है, दर्पण को, ये जो दर्पण पे जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा है, आभासी है या वास्तविक है? क्या इसका साइज लौ जितना बड़ा है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए। मोमबत्ती को क्या करना है, दर्पण के एकदम पास में लेते जाना है तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखना है। जैसे अब किसी 10 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर था, अलग अलग दूरी पे रख के देखना है। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का आपको कोशिश करना है, और इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे 40-50 सेंटीमीटर इतनी दूरी पे रखा गया है। अपने प्रेक्षण को इसमें नोट करना है। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? क्या जब पास में है तब भी आप प्रतिबिंब को प्राप्त कर पाते हैं? जाहिर सी बात है, क्या होता होगा, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बोलते हैं कोई चीज को डिसीजन पे तुरंत नहीं पहुंचना है। ये जो बना हुआ जो इसका प्रतिबिंब होगा, ये वस्तु की अपेक्षा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जैसे ये ए और बी इमेज के द्वारा समझाया गया है। जब ये कहाँ पे था, ये दूर पे था, या जो भी मान लो, एक चीज जो समझना है कि इस जो परावर्तक सतह से जो लाइट आ रही है, या बड़ा प्रतिबिंब बना रही है, और दूसरे चित्र में छोटा प्रतिबिंब भी बना रही है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। ठीक है, लेकिन दूरी के हिसाब से, दूरी एडजस्टमेंट के हिसाब से कि दर्पण और वस्तु की दूरी कितनी है, जैसे जैसे बढ़ेगी तब क्या होगा और घटेगी तब क्या होगा। आगे देखो, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी। कहने का मतलब, वास्तविक का मतलब एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब आप इसके इमेज को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किए तो वो कैसा काम कर रहा है, आभासी का काम कर रहा है। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, इसके निचोड़ को इन्होंने नीचे लिखा है। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को कान, आंख, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। ये चीज पूछा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो बड़ा देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टरों के द्वारा ये काम किया जाता है। नीचे कुछ दिया है क्या, टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के अग्र दीपों के परावर्तक पृष्ठ भी अवतल दर्पण का ही काम करते हैं। जो टॉर्च है, स्कूटर है, जो कार है, उसका जो पृष्ठ होता है, यानी बगल में जो एक दर्पण लगा रहता है, वो भी ये जो लगा रहता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम सबको दिखता है, वो जो परावर्तक सतह है, ये भी अवतल का ही काम करता है। सोलर कुकर भी अवतल का ही काम करता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। बूझो ने अपनी नई साइकिल की इस घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता हुई कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? वो जो घंटी था वो कैसा था? आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। जब घंटी को ध्यान से देखोगे तो वो उत्तल दिखेगा। यहाँ तक का जो बात है, आप लोग एक बार क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे। और ये जैसे जैसे पास में इसको लाते गए तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, दूर रहेगा तभी इमेज का फॉर्मेशन करता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ये दोनों इमेज भी दिमाग में रखना कि ये कब कहाँ पे है, तो उसका इमेज कितना बड़ा बना, और जब वो पास में आ गया, जैसे ये जो हमारा क्या नाम है, ये जो पर्दा है, जैसे पास में आया तो इसकी इमेज छोटी बन गई। जब ये पर्दा है दूर था तो इसके जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था बड़ा हुआ, और दूर था तो छोटा हुआ। ये सब छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना है। और जब ये पास में आ जाएगी, बहुत पास में आ जाएगी, तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। बनेगा। और तो फिर ये जैसे सब
जैसे कि रात में छाई रहता है, तो अगर हम उनसे दूर रहते हैं तो बहुत बड़े दिखते हैं, ऐसा हम मतलब नोटिस किए। और जैसे पास में रहते हैं छाई का, अच्छा दो दो आदमी अगर वो मुझसे थोड़ा आगे है तो उनका छाई मतलब छोटा दिखता है, और हम उनसे दूर है तो मेरा छाई बड़ा दिखता है, ऐसा हम करके हाँ, देखते वो जो परछाई आप बोल रहे हो, दैट इज द इमेज, वो प्रतिबिंब है आपका। ठीक है, ठीक है ऐसा। रात में परछाई में किसी दीवार पर बड़ा दिखता है, जैसे बड़ा हाँ बनता है। हाँ और मतलब दिन की अपेक्षा में दिन में तो छोटा बनता है। हाँ, और दिन में सबसे छोटा प्रतिबिंब या नहीं नहीं बने वैसा हाँ, प्रतिबिंब। पूरा जब सीधे पड़ेगी किरण हाँ, सिर पर, तब 12 बजे के मतलब आस बनेगा ही नहीं मैम, मतलब हाँ, बनने की संभावना ही नहीं रहेगा वहां पर। हाँ, 12 बजे के आस-पास ऐसा होगा कि आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। और जब किरण जी सीधा एकदम पड़ने लगती है, उस समय आपका प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। यस मैम। ठीक है? तो जिनको-जिनको रहना है वो रह सकते हैं, जिनको जाना है चले जाएँ। 10-15 मिनट और हम पढ़ाएँगे, जिनका छूट गया है उसके आगे की क्लास को। ठीक है? थैंक यू मैम सो क्लास मच। होगी 1 बजे से। जी मैम। मैम क्लास भी 1 बजे से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कहाँ तक गुड किए थे? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक किए थे? याद है? सपना, जी मैम। कहाँ तक किए थे? 15.23 और है ना मैम फिगर, हुँ, वहीं तक किए थे। अच्छा। अच्छा, पहले ये बता दो, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को मैम किरण पुंज कहते हैं। जो एक समूह से प्रकाश की किरण आती है हुँ। वही मैम किरण पुंज कहलाती है। डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का यूज़ किया जाता है मीनू? अवतल दर्पण का। हुँ। अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा? उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मैम। अच्छा, अच्छा। और क्या मैम इसके इसमें द्वारा दो जो स्थिति हो सकती है मैम। एक हाँ, 1 मिनट वही ऐड करने वाले हैं। ये ब बताओ, जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को जी कर प्राप्त सकते कर हैं सकते मैम। कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखना, जब अवतल दर्पण 1 मिनट, एक और चीज़ पूछ लेते हैं, जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप के हैं। दो टाइप। उत्तल और अवतल। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक वास्तविक जो प्रतिबिंब पर्दे पर उसे प्राप्त कहते हो हैं जो जाता है और पर्दे पर आभासी प्राप्त। पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। हाँ। यस मैम। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये जो हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और वास्तविक ये भी आप लोग सही बताए हो। जैसे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे, तो बुक में पढ़ने पे देखोगे धीरे-धीरे जो है ना, उसके पॉइंट को रिवील किया जाता है, धीरे-धीरे बताया जाता है। मतलब पहले स्टेप वाइज़ स्टेप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से पॉइंट को बताया जाता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जब यहाँ तक पढ़े हो, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ मोमबत्ती बहुत पास में रखी हुई है और ये दर्पण है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? प्रतिबिंब नहीं बनेगा मैम। हाँ, आभासी मतलब प्रतिबिंब बनेगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे। हाँ, ठीक है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब पास में आने पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, बट इससे जैसे-जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएँगे तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? और जैसे जितनी दूरी पे एडजस्ट करोगे तो बड़ा बनेगा, पास लाओगे तो ना बनेगा या तो थोड़ा-सा छोटा बनेगा। तो जैसे सिचुएशन को अपनाते हैं, तो ये बोलेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। ये दोनों कंडीशन होगा। साथ-साथ इसके द्वारा देखो इन्होंने आभासी प्रतिबिंब बनाया है। आभासी का मतलब जिसको पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। और आभासी के साथ-साथ क्या वास्तविक भी बनेगा? सपना? नहीं मैम सीधा जी। बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा? नहीं, वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा मैम। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि और वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, दोनों प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? जी मैम। बट जैसे उस वस्तु से दर्पण का जो दूरी है, उसके अनुसार प्रतिबिंब बनता है, छोटा या बड़ा, साथ-साथ आभासी या रियल। ठीक है? यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा ये सब सही बताई है मीनू। यहाँ पे जो साइकिल में जो एक दर्पण यूज किया गया था, जो गोल सी घंटी थी जो चमकती रहती है, देखे होगे, वो कौन सी दर्पण थी? मैम वो उत्तल दर्पण थी, ऊपर वाली भाग हाँ उत्तल, हाँ। जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं मतलब फिगर। तो अब हम लोगों को यहाँ से यानी स्टार्ट करना है ना? जी मैम यहाँ डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण से स्टार्ट करना है। एक मिनट बच्चा।
यहाँ से ये तो करा दिए थे ना, यहीं से ना, यहाँ ये पे दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए। अच्छा चलो यहीं से करा देते हैं। 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोगों ने दर्पण से लगभग मोमबत्ती को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। उसके बाद जैसे जैसे उसको एडजस्ट करोगे, ये दो कंडीशन बनेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, ये क्यों आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दोनों कंडीशन में बन रहे हैं, बन रहा है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या मतलब सपना? जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है मैम। तो क्या ये दोनों जो ये व्हाइट पेपर किसका काम कर रहा है? पर्दा का काम कर रहा है। यस मैम। तो इसको पर्दे पे प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी लिखा भी है यहाँ पे। और एक चीज बताओ, यहाँ दर्पण से मोमबत्ती की दूरी कितनी है? यहाँ पे ज्यादा है या कम है? ज्यादा कम है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे तभी कम, तो दूर ज्यादा छोटी दिख रही है। हाँ मैम, यहाँ पे पास में है। हाँ, कम है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें लग रहा है। बट ये बताओ, प्रतिबिंब यहाँ पे कितना बड़ा बन रहा है या छोटा? बड़ा बन रहा है, यहाँ पे छोटा बड़ा बन रहा बन रहा है। है। जैसे जैसे आप इसको पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा नहीं मैम। बनेगा। इसको दूर थोड़ा ले जाओगे तो एडजस्ट होकर के प्रतिबिंब बना बनेगा। यस मैम। तो जैसे जैसे दर्पण से किसी भी वस्तु को पास लाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है, और बहुत पास लाने पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। और जैसे थोड़ा दूरी पे होता है तो प्रतिबिंब बनता है, और ये बोल सकते हैं दूर रहने पे और एडजस्ट करने पे बनेगा। तो दो कंडीशन आपको मिल गए। दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कि बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा और छोटा कब बनेगा। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। ये प्रयत्न आपको कोशिश करना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है ना, जब हम आईने को चमकाते हैं, देखोगे सन की रोशनी में, तो उसकी जो रेज कई बार टकरा के आपकी छत की दीवार पर लगती है और कई बार नहीं दिखता है। तो वो कंडीशन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एडजस्ट करके रखे हैं। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर एक बार क्या करना है कि आपको मोमबत्ती को एक बार पर्दे की ओर क्या करना है, पर्दे को दर्पण की ओर, यानी पर्दा जो है उसको दर्पण की ओर बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो पर्दा काम कर रहा है व्हाइट वाला, उसके बाद दर्पण से दूर भी, या तो इसको दर्पण की ओर पास ले आइए। यहाँ पे देखिए, ये दर्पण, ये जो पर्दा है, ये दर्पण से पास में है कि दूर में है? ये जो पर्दा है पास में है, पास में है ना, तभी तो बड़ा दिख रहा है ना। दूर रहता तो छोटा दिखता। तो ये जो पर्दा है ये इस दर्पण से दूर है और एक कंडीशन में पास में है। तो पास और दूर ले जाकर के प्रतिबिंब को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? जब पर्दे पे प्राप्त करते हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बट एक कंडीशन यहाँ पे दिखा दिया गया कि पर्दे पर जब अवतल दर्पण के द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी भी। आभासी को नीचे लिखा है इन्होंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसका साइज लौ जितना ही है यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए। मोमबत्ती को दर्पण की ओर पास में ले जाना है तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखना है। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशन को साइनी 15.1 में अंकित कीजिए। अब क्या करना है, जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत नजदीक है, यानी बहुत पास में है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? क्या तब भी इसका प्रतिबिंब आपको पर्दे पर दिख रहा है? नहीं है। तो इसके द्वारा इस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बट आपको ये चीज दिमाग में बैठाना होगा कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है, वस्तु से छोटा बन सकता है, आभासी बन सकता है, रियल बन सकता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। और एक यहाँ सिचुएशन दे दिया गया, दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये आपको एडजस्ट करना है। ये आज का होमवर्क है। उस दिन हम बोल नहीं पाए थे और आप लोग कोई होमवर्क भेजे भी नहीं। जो भी हो हम भेजे हैं ग्रुप में। मुझे पर्सनल भेज देते ना, मैंने देख ली। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, एक बार टैग कर देते। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। अभी देखिए हो पर्दे पे जो आपने प्रतिबिंब प्राप्त किया वो वस्तु की अपेक्षा छोटा भी है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी है ना। यहाँ पे मोमबत्ती की साइज की अपेक्षा ये प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे मोमबत्ती की साइज की अपेक्षा ये प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला आज का आप लोग का होमवर्क है, करने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकता है, इतना तय है।
अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक कामों में किया जाता है। संभवतः अपने डॉक्टरों को आंख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। ये जो दंत चिकित्सक या विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको बड़ा अगर दिखता है, ऐसे लगा के वो देखते हैं, जो दांतों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो उनको इस दर्पण के द्वारा बड़ी दिखने लगती है। जैसे मान लो किसी को दांत की सड़न की प्रॉब्लम है, सड़ गई है, जब इस दर्पण से देखते हैं तो बड़ा इस इमेज यहाँ पे दिखा देता है, जिसके थ्रू वो इलाज कर पाते हैं। टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीपों का मतलब आगे में जो हेडलाइट लगा, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, और जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी भी आकृति अवतल होती है। तो देखते हैं टॉर्च का परावर्तक, यहाँ पे लगा रहता है परावर्तक दर्पण, जिसको यहाँ पे ये इसके थ्रू बताया जा रहा है, यहाँ पे खोल करके इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये वाला तो हम बता ही दिए थे कि बूझो ने अपनी नई साइकिल ली और साइकिल में जो घंटी लगा था, आप लोग भी देखे होंगे, तो घंटी किस दर्पण की भांति काम करता है, पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा था, बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ पे अपना प्रतिबिंब देखा था। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा और साइड में छोटा था। ठीक है, उसे उत्सुकता हुई कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो वहां पे जो उत्तल दर्पण के, वो क्या था सपना, मीनू, वो क्या था, घंटी उत्तल दर्पण था ना? उत्तल दर्पण है, उत्तल पृष्ठ है, वहां पे प्रतिबिंब सीधा और साइड में छोटा बना। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। एक चीज बताइए, क्या घंटी भी उत्तल दर्पण है? यस मैम, है। एक मिनट पाने की, यहाँ पे आपको आ जाना है 15.7 एक्टिविटीज को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को लेके दोहराइए। अब हम लोग इस एक्टिविटीज को उत्तल दर्पण के द्वारा करेंगे। उत्तल दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण जिसकी जो बाहरी सतह होती है वो गोल होती है, उसी को मतलब बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करती है, जितना भी लाइट आता है ना उसको अभिसारी करती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के स्थान पे अब हम लोग को उत्तल दर्पण लेकर के ये काम करना है इस तरीके से। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनाया गया वो कैसा बनाया गया है, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि किसी भी स्थिति, चाहे वस्तु से जो दर्पण है, वस्तु का मतलब हो गया मोमबत्ती, उससे आपके दर्पण की दूरी कुछ भी हो, क्या हर सिचुएशन के लिए आप वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। क्या बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, क्या बिंब से यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो बोल रहा है कि बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पण का मतलब जो साइड में मिरर लगा रहता है, देखे होंगे बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें साइड में मिरर लगा रहता है, उसको साइड मिरर बोलते हैं। मैं उपयोग किए जाने वाले दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। उसमें मिरर होता है, उसको उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये जो है ना उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल हाँ। दर्पण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, हेडलाइट में उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण, हेडलाइट में हेडलाइट गाड़ी के, अच्छा हेडलाइट में, हाँ साइड में, हेडलाइट में उत्तल अवतल दर्पण। और साइड जी। साइड का मतलब हुआ पार्श्व दर्पण, पार्श्व का मतलब बगल वाला जो दर्पण होता है जिसको साइड मिरर बोलते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से कंफ्यूज मत होना, अभी पढ़े हो ना फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप का मतलब आगे में जो दर्पण लगा रहता है उसको उसकी जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो अवतल होती है, लेकिन यहाँ पे जो साइड दर्पण के रूप में लगा रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। तो कई बार यही दो क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो करके क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा अग्रदीप, जो हेडलाइट होते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, हेडलाइट में उत्तल दर्पण होता है और और साइड वाले मिरर में उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उपयोग किए जाने वाले दर्पणों की दर्पणों को पहचान सकते हैं। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें ये कैपेसिटी है उत्तल दर्पण में कि कोई चीज बहुत ज्यादा दूरी पे है तो उसका जो प्रतिबिंब है उस छोटे दर्पण में वो पूरी जगह को दिखा देता है, इसमें ये क्वालिटी होता है। इसी कारण से साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। अतः यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। आप देखे होंगे कि पीछे में जितने भी वाहन होते हैं उनमें से अधिकांश वाहनों का चित्र इस उत्तल दर्पण में बन जाता है, इमेज बन जाता है। इसी वजह से इसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। अभी जो एक चीज पढ़े हो ये यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं और आगे जो पढ़ोगे उसको भी हाईलाइट कर देंगे। कंफ्यूज मैम ये मोबाइल में भी तो है, साइड पीछे वाले कैमरा मतलब उत्तल दर्पण की, नहीं उत्तल दर्पण की भांति काम करता है, और जो सेल्फी लेते हैं मैम वो उत्तल दर्पण की। वाह, क्या इसलिए बात, इसका बहुत अच्छा सपना, बहुत अच्छा।
यहाँ पे देखो, अब साइड मिरर का कमाल दिखेगा। ये जो उत्तल दर्पण है, उसके पार्श्व दर्पण में आपके जो पीछे के जितने ज्यादा जो जगह है, ज्यादा जगह का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है। छोटी छोटी गाड़ियां दिख रही है ना, और बहुत सारा जगह स्पेस Yes, ma'am. स्पेस का इमेज इसमें बन जा रहा है ना मीनू, महनाज? जी मैम। इसमें Yes, ma'am. पीछे के बहुत सारे जगह को ये दर्पण कवर कर ले रहा है, इसलिए इसका यूज हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। और इसमें एक चीज यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया है, आगे आई थिंक कुछ नहीं है दर्पण के बारे में, बस इसको समझा दिया गया है इसी चीज को। तो दर्पण, ये जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब देख रहे हो, वो अधिक क्षेत्र को दिखा रहा है, साथ साथ कैसा इमेज बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है ना, Yes, मैम, छोटा बन रहा है और सीधा। सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और ये अधिक से अधिक क्षेत्र को खींच रहा है साथ साथ। तो एक चीज तो क्लियर है, सीधा और चॉइस साइज में छोटा तो दिख रहा है, बट क्या सिर्फ एक ही कंडीशन होगा अवतल दर्पण के द्वारा? नहीं मैम, अवतल दर्पण में दोनों दोनों कंडीशन हो सकता है मैम। अवतल मतलब एक दर्पण, दूरी के हिसाब हाँ सीधा भी बनेगा और बनेगा भी नहीं, आभासी बनेगा मैम, और वस्तु से बड़ा बनेगा उसका नहीं, फिगर। यहाँ पे जो समझाया जो गया है, एक ही चीज समझाया गया है, वस्तु से छोटा बना, सीधा बना, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इतना चीज आपको याद रखना है। ये इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया, एक ही कंडीशन को बता दिया गया कि प्रतिबिंब सीधा बना और साइज में छोटा बना है, उसके अलावा जल्दी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनाया गया है वो आपको दिखा दिया गया, वस्तु की अपेक्षा छोटा। इसी चीज को यहाँ पे समझा दिया गया है कि गाड़ी की जो साइड मिरर है उसमें अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करके ये छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, यही बताया गया है। इससे ज्यादा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अगर कोई पूछे कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब प्रत्येक दशा में, हर एक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के कैसे आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, बोलिए? आगे बनेगा मैम। दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस ये सब छोड़ दो, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखना है। साथ साथ सीधा और आभासी बनेगा, क्योंकि इसको आप प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर्दा अगर लगा दिया जाएगा सिर्फ दर्पण और वस्तु के बीच का, यहाँ पे काम चल रहा है, गेम चल रहा है वस्तु और दर्पण का, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है हर एक स्थिति में। अगर जो चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मेन चीज याद रखिए कि वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा हर एक स्थिति में। मैम ये नहीं समझ पाए कि वस्तु के पीछे, मतलब नहीं, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है मैम इसमें। देखो तो यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझ में आएगा। दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है तो आगे बन रहा है बेटा, दर्पण है तो दर्पण के पीछे ही ना प्रतिबिंब बन रहा है। देखो एक मिनट, जी मैम, कहने का मतलब क्या है ये पता है? वस्तु को छोटा या बड़ा दिखाने की मतलब इसमें क्षमता होती है मैम, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, लेंसों द्वारा बना प्रतिबिंब, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये दोनों जो है ऑलमोस्ट इतने मिलते हैं कि आपको कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस, जो हाथ से ऐसे पढ़ने वाले लेंस देखे होंगे, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना सपना, कि ये किसी भी लिखे हुए लेटर को बड़ा कर देता है, इसलिए मैग्नीफाइंग बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ये टर्म का मतलब ही होता है बड़ा कर देना, किसी भी छोटे चीज को बड़ा कर देना। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। जिन लोगों ने साइंस के क्लास में डिसेक्शन वगैरह किया, चीरफाड़, उन्होंने ये यूज किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। अब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो ये लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे एक आवर्धक लेंस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, और नहीं दे रखा, आ गया है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे में होता है, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों में, और माइक्रोस्कोपिक जितने भी सूक्ष्म माइक्रोस्कोप है उसमें यूज किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। अपने से कुछ अन्य उपयोग आपको जोड़ने का कोशिश करना है। कुछ लेंस लीजिए, कुछ लेंस लेना है, उन्हें महसूस करना है, उसको छू करके महसूस करना है। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? आपको क्या पता चलेगा? नहीं, देख करके कुछ बातें पता चलती है महनाज। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, जब छुओगे दोनों लेंस को तो एक लेंस होगा जो बीच में मोटा होगा, उसका सतह, उसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और जिसमें बीच की सतह पतली होगी उसको हम बोलेंगे अवतल लेंस। तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब आपको कोई पूछेगा अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, आप बता दोगे?
जी मैम। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं। लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, यानी कि यहाँ से अगर सपना झांकेगी तो इसके आर पार देख सकती है, और यहाँ से इसमें से भी झांकोगी तो बाहर में तुम पूरा देख पाओगी। कहने का मतलब पारदर्शी मतलब जैसे कि कोई दर्पण है, कोई शीशा है मान लो, कोई शीशा है मान लो, और कैसे देखते हो बहुत सारा शीशा इसी तरह रखा रहता है, जैसे ग्लोसरी शॉप में देखे होगे, टॉय शॉप में देखे हो, बस शीशा लगा देते हैं ताकि वो चूहा हुआ उसमें ना घुसे। उसी टाइप का होता जी है। मैम। इससे प्रकाश जो है गुजर, पारदर्शी का क्या मतलब? जिसमें पारदर्शी, से एक पार से दूसरे पार प्रकाश गुजर जाए, जिसे हम देख हाँ सकते हैं मैम, एक पार हाँ, से दूसरे पार। चार पार कुछ भी आप देख सकते हो। पारदर्शी का मतलब ये होता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप उत्तल लेंस को देखे होगे, इस तरह का लेंस होता है हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसको जब आप किताब की सतह पे बार बार फोकस करोगे तो सन की रोशनी वहां पड़ करके उसको जला देती है। ऐसा हम लोगों ने सेम कंडीशन आगे ऊपर पढ़ा था ना? यस मैम। ऐसा सेम कंडीशन आप लोग पढ़े हो। यहाँ पे चेतावनी याद रखना, कहाँ पढ़े हो दिखाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो एक चीज आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि वहां पे जो हम लोग अवतल दर्पण के लिए कर रहे थे, इसमें हम किसके लिए कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए करना। लेंस के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा। एक उत्तल लेंस लेना है। अच्छा, उत्तल लेंस को यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बोला गया है, यानी कि ऐसा ग्लास जो छोटे लेटर को बड़ा कर देता है, उसी को हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बोल रहे हैं। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए, जैसे सन की लाइट जो आ रही है 15.23 में जैसा किया गया है, और कागज की सीट पर रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को आपको एडजस्ट करना है उस समय तक जब तक कि कागज पर एक चमकदार बिंदु न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में लेंस अथवा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखना है। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? सेम कहानी है ना सपना? जी मैम। हाँ, और यहाँ पे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की जो बाहरी सतह होती है वो गोल होती है, अर्थात मोटी होती है। इसके द्वारा सन का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इससे होकर के, क्योंकि हमको पता है कि लेंस कैसा होता है, पारदर्शी, तो इससे बना हुआ प्रतिबिंब आपको इस पार जाता हुआ दिख रहा है, आर पार हो रहा है। हाँ जी मैम, हो रहा है। हाँ, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आर पार हो रहा है, इसीलिए हम इसको वास्तविक प्रतिबिंब कह रहे हैं। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल देना है, मतलब कि अब क्या करना है कि आपको अवतल लेंस लेना है, अब उससे ये काम करना है। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? इस बार क्या होगा कि आपको चमकदार बिंदु अवतल लेंस से नहीं प्राप्त होता है। अवतल लेंस से प्राप्त हुआ और उत्तल लेंस से प्राप्त हुआ उत्तल और लेंस से प्राप्त हाँ हाँ, नहीं। मेरे मुंह से निकल गया था। अवतल लेंस से दिखा आपको, और अवतल लेंस से नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? जी हमने यस दर्पणों मैम। के लिए हमने अब फिर दर्पण यहाँ मिक्स कर दिया। हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। जैसे कि वस्तु की अलग अलग सिचुएशन के लिए, वस्तु अगर दर्पण से पास में है, थोड़ी दूर पे है, कैसी कैसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब का सिचुएशन और उसका नेचर बदल जाता है। जाहिर सी बात है, दूरी के अनुसार बदल जाएगा। क्या यह लेंसों के लिए भी होता है? इस चीज को हम समझेंगे। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है, यानी अंदर की ओर मोड़ देता है। जब ये प्रकाश इसमें पड़ती है, ये जो प्रकाश पड़ती है, तो इसको क्या करता है, अंदर की, जो यहाँ पे मान लो कि ये लाइट जा रहा है, इस पे पड़ेगा और इसकी जो परावर्तक सतह है इस पे पड़ेगा, तो इसको क्या कर देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है। यानी इसके पॉइंट से ये एक क्या बोलेंगे, शंकु जैसी स्थिति में आके इस लाइट को अंदर की ओर मोड़ देता है। इसी को बोलते हैं अभिसरित करना। इसी के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जी मैम। सारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये अपसरित हो जाती है। यानी अपसरित का मतलब ये जो इसके पॉइंट तक जो प्रकाश पड़ता है, इसके किनारों से बहुत तेजी से फैल करके बाहर की ओर निकल जाता है, जिसको अपसरित होना कहते हैं। और इसीलिए यही वजह है कि इसको अपसारी लेंस कहते हैं। याद रहेगा। यस मैम। यहाँ पे एक स्थिति बनी है, देखते हैं थोड़ा। ये तो हो चुका था। यहाँ पे आपको जो समझना था कि क्या लेंस के लिए भी ऐसा ही होता है, जो वस्तु और लेंस के बीच की दूरी जो बदलती या घटती रहती है, उसके अनुसार भी क्या ये दर्पण की भांति इसमें भी प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बन सकता है? तो इसको देखना है, यही लिखा है, आइए देखें। 15.10 एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें। उत्तल लेंस को हमने एक छोटी सी यहाँ पे जो मेज है, गत्ता का टुकड़ा, आप उसको उस पे इसको रख दीजिए। ठीक है,
और स्टैंड लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था, जैसा हमने दर्पण, ये बार-बार दर्पण उठा के यहाँ रख दे रहा है। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पहले कंडीशन में यहाँ दिखाया इन्होंने पर्दा को यहाँ रखा, पर्दे और वस्तु के बीच में इन्होंने लेंस को रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और दूसरी बात, ये जो वस्तु थी, ये वस्तु थी किसके पास में दिख रही है? एक तरीके से आपको इस वस्तु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ही तो है ना? सेम लगभग हम लोगों ने जैसा पढ़ा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्दे से पास में होगी, बट वस्तु से दूर पे है ये लेंस, तो प्रतिबिंब दूरी पे है तो कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है मैम। छोटा बन रहा है वस्तु की अपेक्षा, यानी मोमबत्ती, वस्तु को क्या है आपकी मोमबत्ती, इसकी अपेक्षा छोटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये दूर है। फिर यहाँ पे सेम किया गया, इसको पास में ले आया गया, तो कैसा बना? बड़ा बन रहा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। हाँ, ये सिचुएशन आपको याद आ रहा है किसके जैसा मिल रहा है? है। यस मैम, अवतल दर्पण की जी मैम, ये उल्टा हो जा रहा है इसमें। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल लेंस हो गया ना? हाँ उत्तल लेंस, जी मैम। याद रहेगा? यस मैम। अब यहाँ पे सेम कंडीशन हो गया, यहाँ पे अवतल दर्पण की भांति, ये यहाँ पे वस्तु से पास में है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आप नहीं बोल सकते कि मतलब उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा भी बन सकता है, इतना तो तय है ना? यस मैम, उसके दूरी की मतलब अनुसार बनेगा। हाँ, जैसे दूरी पर वस्तु को रखेंगे दर्पण से, वैसा प्रतिबिंब बनेगा मैम। हाँ, यहाँ तक मीनू समझ में आया? यस मैम। आप पिछले क्लास में एक क्लास में नहीं थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज सेकंड क्लास में थे, ज्यादा कुछ निकला भी नहीं था, है ना सपना? मेन चीजें आप कवर कर लिए। इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। जो लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब की दिशा में, लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की दिशा में बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। दोनों कंडीशन में देख लो, लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, चाहे वो छोटा या बड़ा, वो वस्तु की ओर ही बनता है। लेकिन दर्पण में क्या होता है, उसके पीछे भी बन सकता है। समतल दर्पण में उससे छोटा भी बन रहा था, उसके पीछे भी बन सकता है, उससे सेम साइज का तो बन रहा था समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम लोगों ने एक चीज देखा था, तुमने बोला भी सपना कि मैम कैसे वस्तु से पीछे बन रहा है। वस्तु से पीछे, दर्पण से पीछे का मतलब, अगर ये दर्पण है तो दर्पण से आगे बनने का मतलब ये सामने बनता, सामने दिखता, लेकिन ये तो दर्पण से पीछे बन रहा है, यानी पीछे के प्रतिबिंब को दिखा रहा है, तभी तो पीछे बन रहा है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप दो आपने कैमरे का एग्जांपल दिया अपने मोबाइल में, तो एक साइड वो क्या करता है, प्रतिबिंब आगे बनाता है और एक साइड पीछे बनाता है। यस मैम, या टर्च में भी मैम वो आगे वाला मतलब वो आगे वाला वस्तु को दिखाता है, जैसे आगे का प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, टर्च में। हाँ, बहुत समझ अच्छा। गए मैम। आप समझे? कई बार चीजें नहीं समझ में आती है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है, तब हमें चीजें समझ में आती हैं। एक मिनट। तो हमेशा जो लेंस की उत्तल लेंस के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, एक चीज तो क्लियर है कि वस्तु की ओर ही बनेगा। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा। एक मिनट सपना, सॉरी। आपको दो सिचुएशन करनी पड़ेगी। एक बार जो आपका जो मान लो कि लेंस है, उसको आप एक बार दूर ले गए, लेंस से दूर ले गए, किसको ले जाना है? पर्दे को ले जाना है, लेंस को नहीं छूना है। पर्दे को एक बार लेंस की ओर लाते हैं और एक बार लेंस से दूर ले जाते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा होगा दो पर्दा, ये पर्दा ही तो है ना। व्हाइट पेपर बोर्ड क्या है, पर्दा की तरह ही काम कर रहा है। एक बार लेंस के पास में ले आना है और एक बार लेंस से दूर ले जाना है। यहाँ पे पास में रखा है और एक बार दूर रखा है। इसी चीज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? एक बात बताओ, क्या वास्तविक है या आभासी है? उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक में। वास्तविक में। बहुत अच्छा, अभी तक तो वास्तविक बना, लेकिन क्या अगर इसको पास में लाते तो इसका कुछ सिचुएशन चेंज होगा? मैम प्रतिबिंब में चेंज होगा मैम, उसके साइज में। हाँ, क्या चेंज होगा? मैम मतलब पास में लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब मैम बड़ा दिखेगा, पास और में दूर रखेंगे तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अच्छा, कहां तक थे हम लोग? अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है आपको लिखना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अब तो चारों का एक तरीके से हेडेक बढ़ गया, क्योंकि हम तो पहले दो दर्पण का ही दे रखे थे। आपको ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है या आभासी? अगर प्राप्त हुआ तो
रियल पर्दे पे जो प्राप्त हो जाता है वो कैसा होता है सपना? वास्तविक होता है मैम। और ठीक है, तो दोनों पोजीशन में और वहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है। और क्या ऐसी भी स्थिति होगी जब ये आभासी दिखेगी? बोलो ना। मैम उत्तल दर्पण में आभासी उत्तल लेंस की नहीं बात कर रहे हैं ना, अभी फिर उत्तल दर्पण लेंस चले गए। लेंस में मैम अभी तक आभासी दिखाया था। मैम अच्छा, इसमें ना आभासी बनेगा ही नहीं। अच्छा, चलो, चलो, चलो तुम्हारा आगे पॉइंट आगे बढ़ते सही बोल रही है महनाज। यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरका करके इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। यानी अवतल दर्पण का जो पॉइंट था यहाँ पे उसको सारणीबद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो यानी कि बड़ा हो? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है? एक मिनट रुको। वास्तविक है, एक मिनट, इसके बाद नीचे क्यों नहीं है? वास्तविक है ये, इसके बाद कुछ नहीं दे रखा है। उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब। एक बार ऐसा जगह आएगा जब आप ये जो एक मिनट, ये जो आपकी वस्तु है यानी मोमबत्ती जो इसके पीछे रखी हुई है, जिसको आप उत्तल लेंस के बहुत पास में ला देते हैं तो उसके द्वारा कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। जिसको प्रतिबिंब बनता भी है तो वो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोला गया है। तो इसीलिए उस्ताद महनाज ने बोला कि मैम अभी आया कहाँ है? अब आ गया ना महनाज? ये वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। अभी तक हम लोगों ने उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। अब बताओ कि उत्तल लेंस के द्वारा क्या कैसा कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक बना, आभासी भी बनेगा, दोनों बनेगा, है ना? यस तो मैम जी। क्लियर हो गया। ऐसी स्थिति आई कि उसको पर्दे पे आप प्राप्त नहीं कर पाए, सीधा बड़ा देखने के लिए यूज किया गया, तो वैसी कंडीशन में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा पर्दे पे। इसी प्रकार अब हम लोगों को अवतल लेंस के लिए पढ़ना है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का एक चीज बताओ सपना, क्या अभी तक ये जो अवतल लेंस का जो भी कंडीशन है वो किससे मैच कर रहा है? ये कर रहा है मैच मैम उसमें उत्तल दर्पण। और उत्तल लेंस के बारे में अभी पढ़े ना, तो वो किससे मैच कर रहा है? अवतल दर्पण। हाँ, वो अवतल दर्पण से, कि अवतल दर्पण से छोटा या बड़ा प्रतिबिंब साथ साथ वास्तविक या आभासी बन रहा था, जी। तो उससे ये मैच कर रहा है। उसके कम कंडीशन से अभी तक यहाँ पे तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़े? उत्तल लेंस के बारे में पढ़े हैं ना? हाँ और जी ये मैम। जो पर्दे वाली जो तक दो कहानी किए हो, ये ऊपर में किसके लिए किए थे आप? उत्तल बोलो लेंस के लिए किए थे मैम। कि अभी तो उत्तल लेंस के लिए किए हो ना बेटा, ये जी। किसके लिए किए हो? एक मिनट रुको। हाँ अवतल दर्पण के लिए उसमें। ये दो जो कहानियां किए हो किसके लिए करे हो? अवतल दर्पण के लिए किए ना? जी मैम। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण का कहानी किसमें अगर लेंस में आ जाएंगे तो किससे मैच उत्तल कर रहा लेंस है? में उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में मैच कर रहा है। यही समझा रहे थे, बार बार पूछना चाह रहे थे, बट आप लोग के मुंह से सुन नहीं पाते, हमें वो बोलना पड़ता है। और जो भी कंडीशन है, कागज का जलना, अवतल लेंस, उसमें अवतल दर्पण है तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, समझ गए? यस मैम। तो बस जी मैम, यही एक दूसरे का अपोजिट कर रहा है काम इसमें लेंस और हाँ, दर्पण में। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ उतनी देर से। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। कब? जब कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस समय क्या होता है, क्योंकि लेंस है तो लेंस पारदर्शी होता है। और जो उत्तल लेंस के लिए अभी हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने का, छोटे लेटर को, छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाने का काम कर रहा है। वैसी सिचुएशन में उस वस्तु को बड़ा दिखा देता है, लेकिन कोई भी इमेज पर्दे पे प्राप्त नहीं होता, इसलिए उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ऐसी स्थिति में मोमबत्ती की जो लौ है वो आपको बड़ी दिखती है। बस क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो ये बड़ा करके दिखा देता है इसकी लौ को, लेकिन कोई भी इमेज पर्दे पे प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में अब हमें पढ़ना है। आप पाएंगे कि अवतल लेंस के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सदैव आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा होता है। यानी कि ये किससे मैच कर रहा है? ध्यान से बताना। हाँ उत्तल दर्पण से मैच कर रहा है मैम। उत्तल दर्पण से। बहुत अच्छा सपना, यही चीज बताना था। एक चीज तो समझ में आ गया, एक चीज ये चैप्टर समझ जाओगे ना तो आपकी जो लेंस की जो इमेज है वो भी सही हो जाएगी। अगर लेंस समझ जाते हो तो फिर दर्पण की कहानी सही हो जाएगी।
समझ में आया? जी मैम, समझ में आया। चलो अच्छी बात है। तो आपने अब तक पढ़ा है कि अवतल लेंस के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, सदैव का मतलब हर एक स्थिति में, एवरी सिचुएशन हमेशा। में हमेशा जी। आभासी बनेगा, यानी कि कोई भी इमेज पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा। बहुत अच्छा मीनू, हम्म। सीधा होगा, सामने दिखेगा तथा बिंब के साइड से छोटा होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे अवतल लेंस के बारे में पढ़े हैं। ये चीज याद रहेगा आप लोगों को। एक याद रखोगे, दूसरा याद रहेगा। मैम, पर्दे पर ओ प्रतिबिंब मतलब प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, हाँ, जिसमें कोई चीज रियल है वो आपको और दिखती है। एक मिनट बात बताओ, कोई चीज रियल है वही ना आपको दिखेगा, जो चीज रियल है ही नहीं वो दिखेगा क्या? नहीं मैम। हाँ, तो ऐसे करके सपना याद करना। जो चीज रियल है दुनिया में, वजूद में है, यानी जो हमें दिखता है, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, तारा दिखता है, तो हम रियल बोलते हैं। भूत नहीं दिखता तो हम कहते हैं कि भूत होते हैं। बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो नहीं मैम। एक्चुअली में साइंस भी भूत नहीं मानता है, बट सो कॉल्ड कुछ लोगों के दिमाग में है, क्योंकि ये हमारी इमेजनरी थॉट है। तो हम जिसे नहीं देखते उसे हम नहीं मानते हैं। ठीक है, समझ गए? जी मैम। अब ये तुम लोग भगवान भगवान के बारे में नहीं सोचते, मैं भगवान को भी तो नहीं देखते, उतना डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझाना है बस समझ जाओ कि जो दिखा वो वही सत्य है, जो नहीं दिखा वो असत्य है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो अवतल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ये अवतल लेंस है। फिर आप ये मत बोलना कि मैम इसकी गोलाई है, इसको आप छुओगे तब पता चलेगा। गोल दोनों देखने में बेटा लेंस है, दोनों गोल लग रहा है, लेकिन आप जब छुओगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा बन रहा है। ये जो मोमबत्ती रखी है, एक मिनट देखना अमीनू, इसकी जो चौड़ाई है बड़ी है, और आपको यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा, इसकी चौड़ाई छोटी दिख रही है, दिख रही है ना? यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। मीनू दिखा आपको? यस मैम। हाँ, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चौड़ाई इसकी बड़ी दिख रही है, ये क्या दिख जी रहा मैम, है? दिख रहा है। लेंस के नीचे है जो मोटा दिख रहा है, मतलब बड़ा, हाँ, और लेंस के सामने आगे हम अवतल लेंस रखे हैं तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है हाँ, वस्तु। हाँ, बिंब से छोटा रहता है। सूर्य के प्रकाश के बारे में अब हम पढ़ेंगे, श्वेत या रंगीन। सन का लाइट कैसा है? हमेशा व्हाइट है या रंगीन है? क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? कभी देखे हो इंद्रधनुष? इंद्रधनुष जी का मैम, मैं देखी हूँ, 2 बार देखी हूँ। कौन कौन इंद्रधनुष देखा है? मीनू आप देखे हो? यस मैम, कई बार देखे हैं। महनाज देखे हो बेटा? यस मैम, देखे। खुशबू देखे हो? यस मैम। गुड़िया आप देखे हो? अरे नहीं देखे हो तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? सीधे बोल दो ना, मैम नहीं देखी हूँ। बोलो, नहीं देखी हो गुड़िया? अच्छा छोड़ो, बेचारी नहीं देखी होगी कहीं। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। कभी कभी क्या होता है ना, बिन मौसम के, देखो ये अब बरसात होती है और सडन से धूप आने लगती है, उस सिचुएशन में ये बनता है ना सपना? हाँ मैम, उस यस मैम, बारिश की जिस बूंदें कुछ रह जाती हैं, उस वजह से जिस वैसे दिशा में इंद्रधनुष बनते मैम, हैं। हाँ, जिस दिशा में मैम सूरज निकलता है ना, उसके ठीक विपरीत दिशा में ये इंद्रधनुष बनते हैं, जब वर्षा होने के बाद तुरंत जब धूप निकलता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है मीनू, क्या बात है सपना, बहुत अच्छी बात है। आपने ध्यान दिया होगा कि वर्षा के जस्ट बाद में दिखता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, यानी आकाश के पास, क्षितिज का मतलब आकाश के पास, यानी इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देते हैं। ये आपको पूरा दिखने का मतलब सिर्फ आपको अर्ध चंद्रकार स्थिति में दिखता है। आधा चांद जैसा होता है ना, नीचे की हाँ पट्टी नहीं मैम। दिखती है, लेकिन आधा चांद जैसा आपको दिखता है ना? जी मैम। यस मैम। और एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं महनाज बेटू? 7 रंग होते हैं। तो क्या बेटा कभी भी 7 रंग दिखा है आपको? नहीं मैम, 3, 4 या 5 रंग हाँ, देखे हैं। हाँ, बस 3-4 रंग या कुछ ही रंग दिखते हैं, कभी भी 7 रंग नहीं दिख पाते। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जनरली हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वो भी रंगीन दिखाई देते हैं। कभी नहाते समय साबुन का बुलबुला बनाया है? जी मैम। यस, वो भी वो भी रंगीन है। आपको रंगीन दिखता है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किसी सीढ़ी, यानी ये जो सीढ़ी देखे होगे बहुत लोग, वो भी रंगीन चमकता हुआ दिखता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है ना, तो ये भी आपको अनेक रंगों का सीढ़ी दिखने लगता है ना? सही बोल रही हो ना? हाँ हाँ, जी जी मैम, जी मैम। यस मैम। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, यानी जब आपकी जो पीठ है वो सूर्य की ओर हो, तभी आप, कहने का मतलब उसके, जैसे सपना ने बताया, बोलो सपना, उसकी मैम, विपरीत स्थिति में उसके बनेगा। विपरीत दिशा में दिखेगा। सन हाँ। सन की ओर आपके पीठ होने का मतलब क्या है? कि पश्चिम में बन रहा होगा। पूरब में सन होगा तो पश्चिम में बनेगा, यही तो कहने का मतलब है जी। ना? हम्म, यस मैम। तो यही हुआ ना महनाज, कि सन की ओर आपकी पीठ है, यस यानी कि मैम। उसके अपोजिट आप देख रहे हो, है ना? यस मैम।
इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का, यानी विभिन्न वर्ण का मतलब है विभिन्न रंगों का मिश्रण है? आइए अब जांच करते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैसे सन के लाइट में 7 रंग आपको दिखते हैं। ये 7 रंग याद करने का तरीका भी बताएंगे और किसी को पता होगा वो भी बताएगा। मैम मुझे पता है। रैली या फिनाला बोलते हैं। बेजानी हैप्पीनाला आया मैम, इसे इंग्लिश में मतलब ऐसे सजा सकते हैं, VIBGYOR, VIBGYOR। बहुत अच्छा। कागज की एक प्रिज्म लेनी है। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे से छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। कागज की जो आपने प्रिज्म बनाई उस पर कोशिश करना है जो आपके रूम से जो प्रकाश छनके आ रहा है उसकी एक किरण उस कागज के प्रिज्म पर पड़ जाए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक सीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। अब कोशिश करना है जो आपके प्रिज्म से जो प्रकाश निकलेगा, क्योंकि जो किसी भी सतह से टकराएगा तो फिर बाहर तो निकलेगा, तो जो प्रकाश बाहर निकलेगा उसको कोशिश करना है कि कागज की सीट पे, सफेद सीट पे या सफेद दीवार पे आप उसको गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप एक मिनट, क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण वहां यहां भी देख पाते हैं? चित्र 15.30 में यह दर्शाया गया है। यह दर्शाया गया है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। किस प्रकाश को? इस प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। और ये भी बोल सकते हो कि ये भी रंग जो दिख रहा है ये 7 रंगों का मिश्रण है। और व्हाइट जो लाइट है, जो सफेद रोशनी है, वो 7 रंगों का मिश्रण है। सॉरी। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। ये जो कागज की जो एक मिनट, आपको क्या करना है, जब ये जो कागज की आपने इस तरीके से मोड़ के एक प्रिज्म बनाई है, जैसा ट्रायंगल जैसा, जब आपके रूम से छान करके प्रकाश इसमें पड़ता है तो एक कोशिश करना है कि व्हाइट दीवार पे या व्हाइट सतह पे जाके ये किसी पे पड़ जाए। ये प्रकाश जब यहाँ से गुजरता है, जैसे इस पे टकरा के प्रकाश जो गुजरेगा यह विभिन्न रंगों की पट्टी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, विभिन्न रंगों की एक पट्टी प्राप्त होगी। इसी को क्या बोलेंगे हम? बहुत सारा जो इंद्रधनुष का जो कलर है वो आपको वहां पे दिखने लगता है आराम से। और इस कलर को आपको लिखना है। इसके कौन कौन से कलर हैं? प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभाग कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिज्म की सहायता से सन का जो लाइट है उसको कितने कलर में देख सकते हैं? विभिन्न कलर में, विभिन्न 7 रंगों में देख सकते हैं। याद रहेगा? यस मैम। तो प्रिज्म की सहायता से आप एक जो व्हाइट कलर है उसमें कौन कौन से कलर छुपे हुए हैं उसके बारे में हम जान पाते हैं। ये आपको बड़े क्लास में पढ़ना पड़ेगा या हो सकता है इसी क्लास में आगे पढ़ना पड़े कि ये जो सफेद कलर है ये 7 रंगों का मिश्रण है। सफेद कलर क्या है? 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि एक जो व्हाइट कलर है वो 7 रंगों का मिश्रण है और 7 रंगों के मिश्रण को ही सफेद कलर कहते हैं। याद रहेगा? यस मैम। जी मैम। अब क्या हम ये पूछ रहे हैं, सेम बात जो मैंने अभी समझाई, कि क्या अब हम इन 7 रंगों को, यहाँ पे वर्ण यूज किया गया है, उसको मिलाकर के सफेद प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। तो प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। थोड़ा सा है ना, 15.12 में देखते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की, व्यास मतलब समझते हो ना, डायमीटर। डायमीटर, कोई मैथ है तो मैथ में थोड़ा दिमाग लगाना, व्यास क्या होता है। 10 सेंटीमीटर डायमीटर की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। जाहिर सी बात है व्यास तभी होगा जब कोई भी संरचना वृत्ताकार होगी, है ना, तभी तो वहां पे डायमीटर निकालेंगे। हाँ। इतना नीचे क्यों चला जा रहा है? लीजिए, अब इस डिस्क को क्या करना है, 7 खंडों में बांट दीजिए। ये जो वृत्ताकार सतह थी उसको 7 खंडों में बांटना है 15.31 में दिखाए के अनुसार। एक मिनट बिटू, खंडों में बांट लीजिए। और जब बांट लेते हो तो इन 7 खंडों को इंद्रधनुष के 7 जो रंग है उस रंगों से आपको 7 सेक्शन बना करके पेंट कर देना है। पहले तो 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त का डिस्क लेना है, उसको 7 छोटे छोटे खंडों में बांट लेना है। फिर 7 खंडों को, जो इंद्रधनुष उसमें जो 7 कलर हैं उनके अलग अलग कलरों से मतलब जो रंग है उस वर्णों से 7 खंडों को वो कागज की मतलब उसी कलर की, सेम कलर की कागज की छोटी छोटी पट्टी लेकर के उस विभिन्न खंडों पे चिपका देना है। बहुत लोग पेंट भी कर सकते हैं और बहुत लोग चाहे तो चिपका सकते हैं। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हो आसान काम करने के लिए, या पेंट भी कर सकते हो।
डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाना है, यानी सेंटर में, जैसे सेंटर बोलते हैं वृत्त में, वृत्त जिन्होंने पढ़ा है, या किसी भी चीज का जो सेंटर होता है, बीच का पॉइंट, वहां पे एक छिद्र बनाना है। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। बॉल पेन की जो एक रिफिल होगी वहां पे ढीले से लगाना है, जैसे देखते हैं इमेज में पता चलेगा। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। डिस्क को दिन दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क जो है श्वेत यानी सफेद प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ये ऐसा खेल हम लोगों ने बचपन में खेला है, पता नहीं आप लोगों ने खेला है या नहीं। इस तरीके का ये जो, अब मान लो कि कोई भी आपका पेन का रिफिल होता है ना, रिफिल होगा सबके पेन में, बहुत लोग जो रिफिल एक्सचेंज करते हैं, बहुत लोग पेन भी एक्सचेंज करते हैं। तो पेन में जो रिफिल होती है, वो जो कागज की अगर आप बनाए हो या गत्ते की, कागज की भी आप बना के कर सकते हो। यहाँ बेच से ऐसे सेंटर से घुमाना है, उसको उसमें घुसा देना है। और जब दिन के प्रकाश में ऐसे घुमाओगे, अपने हाथों को नचा के भी इसको पकड़ के घुमाए हो कभी कोई, ऐसे ऐसे हाथों की Yes, हथेली पे रगड़ के? यस मैम। बहुत लोगों ने किया होगा ये बदमाशी। तो जब हाथ से रगड़ते हैं तो कई बार बच्चे इसको देखो ये रगड़ के दूसरी जगह फेंक भी देते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो दूसरी जगह चला जाता है। तो आपको रगड़ना है, अपने हाथों पे फेंकना नहीं है। तो फिर आप, एक ऐसी स्थिति आएगी जब सब सब प्रकाश आपस में मिल जाएंगे और थोड़ी देर में ये व्हाइट दिखेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं, खेलने के लिए भी। तो ये जो डिस्क प्राप्त होती है उसे हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? नो। 7 वर्णों वाली कोई डिस्क ए में दिखाया गया है, बी में दिखाया गया कि ये तेजी से घुमाने पर ये आपको व्हाइट प्रतीत होती है। बट आपको कोशिश करना है छेद में ऐसे घुमाना है कि वो जो डिस्क है वो आराम से हिल डुल सके, घूम सके। ऐसा कोशिश करना है कि वो घूम सके, ऐसा नहीं कि जाके वो फंस जाए उसमें। इसका अर्थ ये होता है, ये जो अभी आप एक्सपेरिमेंट किए, ये जो डिस्क वाली, कि जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग मिलाकर के सफेद प्रकाश प्राप्त होता है। तो दोनों वाइस वर्सा। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया है। 15.32 में देख सकते हैं। जब लट्टू घूमने लगता है तो वो स्वतः ही सफेद दिखाई देता है। इस तरीके से आप डिस्क को घुमा के पेंसिल लगा के लट्टू भी बना सकते हो, बट लट्टू तो पूरा नीचे तक आता है, बट ऐसा लट्टू भी आप बना सकते हो 7 वर्णों वाला। जब ये घूमेगा तो फुल व्हाइट दिखने लगता है। यहाँ तक किसी को कुछ अनक्लियर है तो बता दीजिए। समझ में आया सबको? यस यस मैम। नहीं मैम, क्लियर है जी मैम। किसी को कुछ इसमें डाउट यही तो नहीं है ना? मैम, इसमें यही समझाया गया है कि व्हाइट कलर में 7 रंग भी होते हैं। हाँ, और सातों कलर अगर मिला दे तो फिर से आप व्हाइट कलर भी व्हाइट हो बना जाएगा। सकते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, सूरज के प्रकाश में मैम। हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ तक के लिए ये तो आज चैप्टर हो गया। बस आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उसको एक बार आप लोग कोशिश करना कि कर लो, जो भी आप लोग बच्चे हो। ये सब टर्म को डिफाइन कर लेना एक बार, और डिफाइन करके क्या करना, ये जो नीचे में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स, उसके बाद मैच द फ्लोइंग, ये इतना काम जरूर कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन से नहीं बोल रही हूँ, इतना जरूर कर लेना। ये होमवर्क है। साथ साथ ऊपर में एक हम लोगों ने किया था, याद होगा आप लोगों को, जो डिस्टेंस वाइज जो दिया गया था अवतल दर्पण में, देखे थे ना? वो हाँ आप जी लोगों मैम। को काम करना है, वो आप लोग का SW है, ठीक है? मैम, वो जो ओके। तल अवतल दर्पण के बारे में आप बोले थे, वो लिख के हम भेज दिए थे, चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बार क्या करो ना बेटा, आप यदि हमको भेज सकते हो तो मुझे भेज दो, या मुझे टैग कर दो, ठीक है? मैम, आपको कैसे भेजेंगे? अच्छा ठीक है, सपना को बोलना, वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? क्या मैम? आप इनको बता दो ये हमें कैसे भेजेंगी, अच्छा ठीक है? मैम की आईडी पर दे दीजिएगा। हाँ